एप 1 सुनहरी विद्या एपिसोड 1 सुनहरी विद्या। डॉक्टर माथुर की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। डॉक्टर माथुर सोनल के पास जाते हैं और कहते हैं, सोनल जी, राघव झूठ नहीं कह रहा था, एक वही है जो आपके बेटे को बचा सकता है, प्लीज उसे वापस बुला लीजिए। सोनल उनकी बात सुनकर सरप्राइज्ड होकर पूछती है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं माथुर साहब? वो मेरे बेटे को कैसे बचा सकता है? वो तो एक मामूली सा गार्ड है, कोई डॉक्टर नहीं। सोनल की बात सुनकर डॉक्टर माथुर अभी आगे कुछ कहते कि तभी पीछे से किसी की आवाज वहां गूंज उठती है। सही कहा, वो कोई डॉक्टर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि वो अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। घबराहट के माहौल में कानों को चीरती वो आवाज सबको चौंका देती है। आखिर ये कौन है जो राघव का राज जानता है? जैसे ही सोनल समेत सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर किसी की परछाई बाहर जाती हुआ दिखाई पड़ती है। सोनल पूछती है, क्या? कौन कौन है वहां? किसकी आवाज थी वो? सामने आओ, गार्ड्स बाहर जाकर देखो कौन है। सोनल के गार्ड्स जब उस आदमी के पीछे बाहर गए तो उन्होंने देखा कि साधु जैसे भेस में एक आदमी जल्दी जल्दी आगे की तरफ जा रहा था। वो उस आदमी तक पहुंचते तब तक वो आदमी भीड़ में कहीं खो गया था। वहीं हड़बड़ी में राघव अपने पिता के साथ अस्पताल से बाहर जाता हुआ उसी आदमी से टकरा जाता है, जिसकी परछाई इमरजेंसी रूम के बाहर दिखी थी। इसलिए राघव कहता है, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था, देखा नहीं। राघव उसका चेहरा नहीं देख पाता। उस आदमी ने एक काला चोला पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस पर ध्यान न देते हुए राघव एक टैक्सी को रोकता है और अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है। इधर अस्पताल में इमरजेंसी रूम का माहौल अब भी गरमाया हुआ है, क्योंकि सोनल के बेटे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ये देख डॉक्टर माथुर एक आखिरी कोशिश करते हैं सोनल को मनाने की और बोलते हैं, देखिए मैडम, मेरी बात मान लीजिए और उस लड़के राघव की मदद ले लीजिए, क्योंकि मेडिकल साइंस से हम लोग इसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे के बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन राघव के पास जो विद्या है उसकी मदद से न सिर्फ वो इसे बचा सकता है, बल्कि पूरी तरह ठीक करने की गारंटी भी दे सकता है। राघव के पास सुनहरी सुई की विद्या है। इस समय वही है जो आपके बेटे को बचा सकता है। लेकिन अब वो क्यों आएगा मेरी हेल्प करने? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ही गार्ड्स ने उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी। सोनल ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर माथुर बोले, राघव ऐसा नहीं है, जितना मैंने समझा है वो आपकी मदद जरूर करेगा। थोड़ा सोचने के बाद अनचाहे मन से सोनल अपने गार्ड्स को भेजती है राघव को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर पहले राघव ने अपने पिता का इलाज करके अस्पताल में सबको चौंका दिया था। सुनहरी विद्या एक मामूली से गार्ड के पास कैसे आई किसी को नहीं पता था। राघव अपने पिता के साथ टैक्सी में घर की तरफ निकल जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि राघव को सोचने का समय तक नहीं मिला कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कल तक वो एक मामूली सा गार्ड था और आज शहर के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स उसके आगे नौसिखिए मालूम पड़ रहे थे। और वो सुनहरी विद्या, वो ना जाने उसके पास कहाँ से आई। डॉक्टर माथुर जैसे माने हुए डॉक्टर भी राघव के ज्ञान को नकार नहीं सके। तभी राघव को ध्यान में आया कि ये सब उसके एक्सीडेंट के बाद हुआ था है, जब वो अपनी सास गीता देवी के तानों की वजह से अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अस्पताल से निकला था और कोर्ट में अपनी पत्नी स्नेहा को बचाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सब उस एक्सीडेंट के बाद हुआ है। आए राघव ने अपने मन में सोचा। ये सब क्या था वो समझ नहीं पा रहा था कि तभी राघव का ध्यान टैक्सी के हॉर्न से टूटता है और वो अपने पिता से पूछता है, पापा, आज जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ वो देखा आपने? वो सब क्या था? राघव के पिता को कुछ समझ नहीं आता। वो चिंता और घबराहट में कुछ बोल नहीं पाते, बस फटी आंखों से राघव को देखते रह जाते हैं। राघव उनसे पूछता है, क्या आज से पहले भी आपने ऐसा कुछ देखा है पापा? कुछ ऐसा है जो आप बता नहीं रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो मुझसे छुपा रहे हैं? बोलिए ना। ये सब सुनहरी विद्या और वो चोट। राघव के पिता चुप रहते हैं और मुंह लटका लेते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें परेशान देखकर राघव उनसे से कहता है, मैं भी कितना मतलबी हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप इतनी लंबी बीमारी से उठे हैं। सॉरी, आप ज्यादा मत सोचिए, छोड़िए ये सब। आपको भूख लगी होगी, चलिए घर जाने से पहले हम कुछ खा लेते हैं। फिर ड्राइवर को उसने बोला, भैया सुनो, दिल्ली हाईवे के पास वाले रेस्टोरेंट पर रोकना जरा। राघव घर जाने से पहले राघव टैक्सी को एक रेस्टोरेंट पर रुकवाता है और अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में अंदर जाता है। वहीं दूसरी ओर राघव की सास गीता उसकी पत्नी स्नेहा को एक लड़के से मिलाने होटल ताज ले जा रही है। आज ये किस्सा खत्म करके रहूंगी मैं, इस गार्ड से तेरा पीछा छुड़ा कर ही मानूंगी। जा सुंदर सा सूट पहनकर तैयार हो जा, एनआरआई लड़का है,
इंडियन कपड़ों से जल्दी इम्प्रेस होगा। गीता देवी ने अपनी बेटी स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा कि तभी गीता के फोन पर स्नेहा के पिता अतुल अग्रवाल का फोन आता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ गीता? एडवोकेट साहब ने बताया तुम स्नेहा और राघव का तलाक करवा रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती हो अगर 1 साल से पहले इनका तलाक हुआ तो स्नेहा की जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इस पर गीता उन्हें कहती है, जानती हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं जानते थे कि एक गार्ड इस घर का दामाद बन सकता है लेकिन हमारी स्नेहा का पति कभी नहीं बन सकता। देखो ये तलाक आज नहीं तो कल होना ही है। मैं एक गार्ड को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हमारी स्नेहा को रिश्तों की क्या कमी? ये छूटेगा तो दूसरा आएगा। और वैसे भी इतना शोर मत मचाओ तुम। तलाक हुआ नहीं हो जाता अगर कोर्ट के बाहर वो बस न आती और स्नेहा का एक्सीडेंट ना होता। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अतुल अग्रवाल चिंता जताते हुए पूछते हैं, एक्सीडेंट? स्नेहा ठीक तो है ना? गीता ने उन्हें जवाब दिया, स्नेहा बिल्कुल ठीक है। जिस काम के लिए आपने इस गार्ड को रखा था वो बस वही पूरा कर रहा था। स्नेहा के रास्ते आने वाली मुसीबत को अपने सिर ले लिया उसने। और ठीक भी है, उसे इस काम की एक मोटी रकम मिल रही है। मेरा बस चले तो उसको एक फूटी कौड़ी तक ना दूं। वो खुशकिस्मत है कि उसे इस घर में अंदर आने को मिलता है। हमारे खानदान से नाम जोड़ने को मिला। इस पर अतुल ने चिंता जताते हुए पूछा, ओ माय गॉड, राघव ठीक तो है? उसे चोट तो नहीं आई? गीता ने चिढ़ कर उनको जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल हट्टा कट्टा है वो, कहीं चोट नहीं आई उसे बस बहाना चाहिए हमसे पैसे निकालने का। अब अतुल अग्रवाल ने सख्ती से गीता को कहा, देख लिया गीता, तलाक नहीं हुआ तो ये हालत है। एक बड़ी मुसीबत स्नेहा के सर से टल गई और अगर तलाक हो जाता तो भगवान ही जानता है आगे क्या होगा। और आज स्नेहा राघव की बदौलत सही सलामत है, वरना? गीता ने गुस्से में पूछा, वरना क्या? कुछ नहीं होता स्नेहा को। वो गार्ड हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है। आप भी ना खामखा देर करवा दी मुझे। मैं स्नेहा को लेकर होटल ताज जा रही हूँ किसी से मिलने। घर आइए शाम को बताती हूँ। गुड न्यूज़ है। अतुल अग्रवाल ने चौंकते हुए कहा, गुड न्यूज़? हेलो हेलो गीता। पर गीता फोन रख चुकी थी। दूसरी ओर राघव अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में आके बैठ जाता है। वो अपने बैग से एक धुली हुई साफ सुथरी टी-शर्ट निकलता और उनसे कहता है, पापा आप कुछ खाना ऑर्डर कीजिए, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर राघव बाथरूम की ओर जाता है और खून में सने अपने कपड़े बदलकर हाथ धोने लगता है। सोच में डूबा राघव अपने हाथ और मुंह धो ही रहा होता है कि वॉश बेसिन पर लगे शीशे में उसे अपने पीछे एक काली परछाई सी दिखाई पड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि आज की थकान की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा। राघव अपने पिता के पास वापस आता है। दोनों नाश्ता करके अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। सोनल के गार्ड्स राघव को पूरे शहर में ढूंढते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता कि तभी एक बड़े से बंगले से बाहर निकलते गार्ड्स को गीता और स्नेहा दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड स्नेहा की ओर इशारा करके कहता है, भाई सुनो, ये वही लड़की है ना जो आज सुबह उस राघव के साथ हॉस्पिटल में खड़ी थी। इतना बोल वो गार्ड स्नेहा से पूछते हैं, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप बता सकती है राघव सर कहाँ मिलेंगे जिनके साथ आप आज हॉस्पिटल में आई थी? गीता ये सुनकर गुस्से में बोलती है, सर फटीचा है वो, यहाँ कोई राघव नहीं है। उसे ढूंढना है तो कचरे के ढेर में जाओ, वहीं रहने की औकात है उसकी। हमें देर हो रही है, चलो स्नेहा। बॉडीगार्ड गीता से दोबारा पूछता है, लेकिन मैडम सुनिए तो, वो हमारी मैडम सोनल जी के बेटे। गीता बिना कुछ सुने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाती है और वहां से चली जाती है। और वहां राघव अपने पिता के साथ टैक्सी से उतरकर घर की ओर बढ़ता है जो कि मुख्य सड़क से 2 मिनट की दूरी पर गलियों के अंदर है। राघव अपने पापा से बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ पापा कि आप ठीक हो गए। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अकेला पड़ गया था। राघव चाहकर भी अपने पिता को स्नेहा से हुई कंट्रैक्ट मैरिज और पिछले 6 महीनों से चल रही गार्ड की नौकरी के बारे में नहीं बता सकता था। वो जानता था कि यह सब जानने के बाद उसके पिता को ठेस पहुंचेगी और उन्हें लगेगा कि उनकी हालत की वजह से राघव ने ये सब कुछ झेला। राघव कुछ और बोल पाता कि इतने में उसकी नज़र अपने घर के दरवाजे पर पड़ती है जहां से बहुत शोर आ रहा है और आसपास वाले भीड़ लगा के खड़े हैं। राघव चौंकते हुए शोर की तरफ देखते हुए पूछता है, अरे ये शोर कैसा है और इतनी भीड़ क्यों लगी है घर के बाहर? पापा आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। राघव अपने पिता को वहीं रोक दौड़ता हुआ घर की ओर बढ़ता है और वहां का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
सोनल के दोनों बॉडीगार्ड घर के बाहर खड़े थे और घर का सारा सामान बाहर सड़क पर फेंका हुआ था। ये देख राघव आग बबूला हो गया, खुद पर संयम खो बैठा और सीधा जाकर बॉडीगार्ड पर हाथ छोड़ दिया। राघव गुस्से में उनसे कहता है, तुम बिगड़े अमीर लोग, तुम क्या सोचते हो तुम अमीर हो तो कुछ भी करोगे, किसके भी घर में घुस जाओगे। वहां अस्पताल में मुझे मारकर शांति नहीं मिली कि तुम मेरे घर तक आ पहुंचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर हमारा सामान बाहर फेंकने की? तुम लोगों को तो मैं बताता हूं अब। राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड पर हाथ उठा दिया कि तभी उस बॉडीगार्ड ने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये हमने नहीं, उस औरत ने किया है। राघव की नज़र जैसे ही घर के अंदर उस औरत पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर कौन थी वो औरत और क्यों वो राघव के घर इस तरह घुसकर सामान बाहर फेंक रही थी? और वो काला साया? एप 2 राघव के घर पर कब्जा एपिसोड 2 राघव के घर पर कब्जा। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में या तो वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी या फिर गुस्से और चिंता में घबराई सोनल की चीख पुकार, जो कि राघव को ना ढूंढ पाने की वजह से बौखलाई हुई थी। तभी सोनल के मोबाइल पर एक फोन आता है। बॉडीगार्ड उसे घबराते हुए बताता है, मैडम सोई मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। हमने तो पूरा शहर छान मारा लेकिन राघव का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर मेहरा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, ये सुनहरी सुई लगा लगा कर ठीक करेगा पेशेंट्स को अब वो राघव। डॉक्टर माथुर, मैं बता रहा हूँ राघव एक ठग है और कुछ नहीं। आप खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और इस बच्चे की जान जोखिम में डाल रहे हैं। डॉक्टर माथुर ने भी उन्हें पलटकर जवाब दिया, ओह शिट, अब डॉक्टर मेहरा, सोनल जी हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर कुछ और घंटों में राघव का पता नहीं चला तो। सोनल ने गुस्से में उनकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। मैं इतना डोनेशन देती हूँ आपके अस्पताल को जिससे हजारों मरीजों की जान बचती है, और आज जब बात मेरे बेटे पर आई तो आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं रातों रात आपके अस्पताल को मिट्टी में मिला दूंगी। दूसरी तरफ दोनों बॉडीगार्ड सोनल से फोन पर बात करने के बाद राघव के पिता के घर पहुंचते हैं, जहां एक औरत पहले से ही रह रही होती है। जैसे ही वो उस औरत से राघव के बारे में पूछताछ करने लगते हैं वो थोड़ी नाराज हो जाती हैं और जल्दबाजी में घर का सामान बाहर फेंकने लगती हैं। वो दोनों बॉडीगार्ड समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही राघव अपने पिता के साथ वहां आ जाता है और वो बॉडीगार्ड को देखकर वो उन पर टूट पड़ता है। तुम बिगड़े अमीर लोग, तुम क्या सोचते हो तुम अमीर हो तो कुछ भी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर हमारा सामान बाहर फेंकने की? तुम लोगों को तो मैं बताता हूँ अब। बॉडीगार्ड उसे बताता है, इन सब के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि वो औरत है। राघव उसे देखकर चौंकते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और हमारे घर के अंदर क्या कर रही हो? राघव उस औरत के बारे में और वहां क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता लगा पाता कि उतने में ही दूसरा बॉडीगार्ड राघव से आकर कहता है, राघव सर जी, हमें सोनल मैडम ने भेजा है, हम आपको लेने आए हैं। हमारी सोनल मैडम के बेटे की तबीयत। राघव गुस्से में उससे पूछता है, मुझे तुमसे और तुम्हारी सोनल मैडम से कोई मतलब नहीं है। क्या पहले ही मेरे पापा और मेरी कम बेइज्जती हुई है जो अब और करने आए हो? चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन सर, पहला बॉडीगार्ड कुछ बोलता इससे पहले ही राघव ने उसकी काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस बुलाता हूँ। आउट आई सेड। राघव के गुस्साए तेवर देखकर बॉडीगार्ड समझ जाते हैं कि उसको अभी मनाना नामुमकिन है और वो वहां से चले जाते हैं। तब राघव पलटकर उस औरत की तरफ गुस्से से देखता है, मैंने पूछा कौन हो तुम और हमारे घर में अंदर कैसे आई? बोलती हो या? इस पर वो औरत राघव से बोली, मैं मालती हूँ और मैं इस घर में क्या कर रही हूँ ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि अपने बाप से पूछो। राघव, पापा, आप इसे जानते हो? राघव ने अपने पापा की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? तुम्हारा बेटा कुछ पूछ रहा है तुमसे, जवाब दो उसके सवाल का। बताओ मैं कौन हूँ? मालती ने गुस्से में ताना देते हुए कहा। राघव ने फिर से पूछा, कुछ तो बोलिए पापा, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे राघव के सवालों का जवाब दे। सुरेश ने घबराए आवाज में कहा, इसका नाम मालती है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि फिर वो एक्सीडेंट। फिर उसने मालती की तरफ देखते हुए कहा, मालती तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो और मेरे घर से ये सारा सामान क्यों निकाल बाहर किया है? मालती ने गुस्से से कहा, तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये घर मेरा है सुरेश जी, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर सुरेश शॉक्ड हो गया।
ये तुम क्या बोल रही हो मालती? हम दोनों शादी के बाद यहाँ इस घर में साथ रहने वाले थे और अब तुम? राघव चौंकता हुआ अपने पिता सुरेश से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? ये औरत आखिर है कौन? शादी? ये क्या बोल रहे हैं आप पापा? किसकी शादी? शर्म से झुकी नजरों से सुरेश राघव को बताता है कि कुछ महीनों पहले वो मालती से एक इवेंट में मिला था और उसके बाद वो दोनों बाहर मिलने लगे। तब उन दोनों में प्यार हो गया और वो शादी करने वाले थे कि तभी उन दिनों उनका एक्सीडेंट हो गया और वो राघव को इस बारे में बता नहीं पाए। मालती ने चिढ़कर जवाब दिया, शादी? और वो भी तुमसे? क्या मजाक है? तुम जैसे आदमी से शादी करके मुझे क्या अपनी जिंदगी खराब करनी है? दो कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी, ऊपर से शादी की उम्र का बेटा है तुम्हारा और मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना। मालती की बात सुनकर राघव ने भी गुस्से में पूछा, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? इतने में मालती के पीछे से होता हुआ घर में से एक लंबा चौड़ा अखिलेश नाम का आदमी बाहर आता है और राघव को सीने पर धक्का देते हुए बोलता है, पहले तो थोड़ा पीछे हट, और हाँ वरना शोर मचाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देंगे और सबको बताएंगे कि तेरे बाप ने क्या गुल खिलाए हैं मेरी बीवी मालती के साथ। सुरेश उसकी बात सुनकर चौंकते हुए पूछता है, बीवी? तुम हो कौन? मालती कौन है? ये क्या बकवास कर रहा है ये? इस पर अखिलेश ने भी उसे सीधा जवाब दिया, बकवास में नहीं तू और तेरा ये बेटा कर रहे हो। मालती मेरी बीवी है और ये घर हमारा है। मेरी नौकरी बाहर देश में लगी थी और इसी बात का फायदा उठाकर तूने बहुत गलत किया मेरी बीवी के साथ। वो तो मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, खैर मनाओ अपनी और चलते बनो यहाँ से। सुरेश ने गुस्से में कहा, ये आदमी क्या बोल रहा है? मालती, तुमने शादी कर ली? तुमने मुझे धोखा दिया? मालती ने जवाब देते हुए कहा, एक मिनट, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अखिलेश ही मेरा पति है। वो तो मेरे और अखिलेश के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसलिए मैं तुमसे मिलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से दोनों के दोनों, वरना अभी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। सुरेश ने भी जवाब दिया, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है, तुम्हारा इस पर क्या हक? हमारी शादी हो जाती तो शायद इस घर पर तुम्हारा हक होता। हमारे घर पर कब्जा करने के लिए इतना मत गिरो मालती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सुरेश के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था, मानो उसे पता हो कि मालती जो कुछ कर रही है उसका कारण वो जानता हो। अखिलेश ने कहा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाओगे तुम लोग यहाँ से। जब इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस घसीट के बाहर करेगी तब अक्ल ठिकाने आएगी। राघव भी गुस्से में बोला, तुम क्या बुलाओगे पुलिस को? मैं बुलाता हूँ। ये घर मेरे पापा के नाम पर है और बाहर तुम लोग जाओगे, हम नहीं। अखिलेश ने जवाब दिया, तेरे बाप के नाम पर? हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है? मालती डाली, जरा इन्हें कागजात तो दिखाओ। मालती अलमारी से मकान के कागज निकलती है जो कि साफ साफ बयान कर रहे हैं कि घर मालती के नाम पर है। क्या ये तो, लेकिन घर तो हमारा, ये कैसे हो सकता है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सब देखकर राघव के होश ही उड़ गए। वो बचपन से जिस घर में रहा और जहां उसका बचपन बीता वो घर अब उसका नहीं रहा। अपनी आंखों में सवालों की बाढ़ लिए उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये सब क्या है? वो कागज देखकर सुरेश थोड़ी देर के लिए सकपका गया। वो राघव से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बताइए पापा, ये कागज तो लीगल हैं। ये इस औरत के नाम कैसे हुए? आपके साइन है इस पर। राघव के हाथ में घर के कागज थे। ये साइन खुद इसने किए हैं, खुद नाम किया है ये घर मेरे, मालती ने तीखे अंदाज में कहा। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं आप? इस औरत ने आपसे जबरदस्ती साइन लिए हैं ना? आप बोलिए, मैं अभी इनका इलाज करता हूँ, राघव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। सुरेश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। जिस मालती से वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करके घर बसाना चाहता था, वो मालती पहले से ही शादीशुदा थी। सुरेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और लड़खड़ाती जुबान से बोला, इन कागजों पर मैंने ही साइन किए हैं। सुरेश की ये बात सुनकर राघव के तो होश ही उड़ गए और मालती और अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कब और क्यों पापा? ये घर आपने इन लोगों के नाम क्यों किया? क्या आपको पैसों की जरूरत थी? बताइए आप। मैं जानता हूँ ये सब इन लोगों का रचाया प्रपंच है। क्यों किया आपने साइन? राघव ने सवालों की बौछार कर दी थी। क्योंकि अंधा हो गया था मैं, प्रेम हो गया था मुझे। पूरी जिंदगी अकेले रहने के बाद जब मालती मेरी जिंदगी में आए तो मुझे लगा अब मैं इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने इससे सच्चा प्रेम किया। मालती को अपना एक काम शुरू करना था
जिसके लिए उसे अपनी जगह की जरूरत थी। कुछ महीनों के बाद हम शादी करने ही वाले थे, इसलिए मैंने अपना घर इसके नाम करके इसकी मदद कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी भावना के साथ खेल रही थी ये औरत। सुरेश ने सारी बात राघव को बताई। शर्म और तकलीफ से उसकी नजरें ऊपर नहीं उठ पा रही थी। इसने कभी मुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। मेरे साथ धोखा हुआ है राघव बेटा। देखो तो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये घर मैंने तुमसे खरीदा था पूरे 40 लाख रुपये में, मालती ने गुस्से में जवाब दिया। सुरेश उसकी बात सुन चौंकते हुए पूछता है, 40 लाख? कैसे 40 लाख? ये औरत झूठ बोल रही है, इसने कभी मुझे कोई रुपए नहीं दिए। अखिलेश ने जवाब दिया, तू हमें सच्चा बोल या झूठा? सच कागज में लिखा है। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तभी एक पड़ोसी बोलता है, देख रहे हो कुमार साहब क्या जमाना आ गया है। बच्चों की शादी की उम्र हो चली है और बाप के अंदर जवानी फूट रही है। दूसरा कहता है, हम तो इन्हें शरीफ इंसान समझते थे, हमें तो लगता था ये मालती इनकी दूर की रिश्तेदार हैं जो इनकी गैर हाजिरी में घर की देखभाल करती हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। जरा दूर रखिएगा अपने बच्चों को इनसे। घर में चलता हंगामा देख आसपास के पड़ोसी वहां आ जाते हैं और आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। राघव और उसके पिता शर्म से तार तार हो जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस एक जगह खड़ा सब सुन रहा था कि इतने में पीछे से एक औरत की आवाज आती है, राघव, डॉक्टर राघव, प्लीज सेव हिम, उसे बचा लीजिए प्लीज। ये अचानक किसकी आवाज थी? कौन था जो राघव वो डॉक्टर बुला रहा था और किसकी जान बचाने की बात कर रहा था? क्या राघव अपना घर मालती के हाथ खो बैठेगा? क्या राघव अपने पिता को माफ कर पाएगा या अपने पिता को इंसाफ दिला पाएगा? वहां सोनल के बेटे का क्या होगा? एक साया एक मकसद। एपिसोड 3, एक साया एक मकसद। राघव, डॉक्टर राघव, प्लीज सेव हिम, उसे बचा लीजिए प्लीज। एक औरत गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर राघव के सामने में जा गिरती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही सोनल मेहरा थी जिसने अस्पताल में राघव को थप्पड़ जड़ दिए थे, लेकिन अब वही सोनल अपने बेटे की जान की भीख मांगने राघव के सामने उसके पैरों पर जा गिरी थी। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले ही सोनल ने अपने घुटनों पर बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राघव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी, मेरी गलती की सजा प्लीज मेरे बेटे को मत दो, उसे बचा लो प्लीज। जैसे ही सोनल ने अपनी बात खत्म की और राघव कुछ बोल पाता, इतने में पीछे आकर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डॉक्टर माथुर बाहर आते हैं। राघव, अस्पताल में जो हुआ वो गलत था, लेकिन सोनल जी के नजरिए से समझने की कोशिश करो। मॉडर्न जमाने के लोगों को सुनहरी विद्या जैसी बातों में यकीन करना मुश्किल होता है। इन्हें इस समय तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम एक समझदार इंसान हो। आई होप तुम मेरी रिक्वेस्ट को समझोगे, डॉक्टर माथुर उसे समझाते हुए कहते हैं। आप लोग कितने मतलबी हैं। जब मेरे पिता को आपके अस्पताल की और इलाज की जरूरत थी, तब आपने उन्हें किसी जानवर की तरह ट्रीट किया और आज आपके अस्पताल के एक ट्रस्टी को मेरी जरूरत है तो आप मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। राघव ने गुस्से में कहा, क्योंकि राघव अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को भुला नहीं पाया था। राघव की बातों से डॉक्टर माथुर समझ गए थे कि वो किसकी बात कर रहा है और गलती किसकी है। वो राघव से माफी मांगते हुए बोले, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे पिता के इलाज का खर्चा और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब से मैं उठाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर राघव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने घुटनों पर बैठी सोनल को उठाते हुए कहा, आप प्लीज प्लीज खड़ी हो जाए, इस तरह आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। इस पर सोनल ने कहा, इसका मतलब आप मेरी मदद करेंगे डॉक्टर राघव? उनकी बात सुनकर राघव ने डॉक्टर माथुर से पूछा, डॉक्टर माथुर, आज सुबह मैं इनके बेटे के सिर पर जो सुई लगा कर आया था, क्या उस सुई ने इनके बच्चे की हालत में सुधार नहीं किया था? मुझे लगता है अगर कोई अनुभवी वैद्य सुनहरी सुई विद्या से उसका इलाज करे तो बच्चा कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। सोनल ने कहा, क्यों? आप उसका इलाज नहीं करेंगे? आप जितना पैसा बोलेंगे मैं दूंगी आपको, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। सोनल की बात सुनकर राघव बोला, बात पैसों की नहीं है। इस पर सोनल ने उससे हैरानी से पूछा, तो फिर क्या बात है? दरअसल राघव को याद आता है कि जब उसने ये सुनहरी सुई की विद्या अपने पिता को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की थी तो यह महज एक विचार की तरह उसके दिमाग में आई थी, जैसे कोई कर्ट सा दौड़ गया हो दिमाग में। इसलिए कुछ सोचते हुए राघव ने सोनल से कहा, देखिए सोनल जी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। कल तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसी की जान भी बचा सकता हूँ।
आज जब मैंने अपने पिता की जान बचाई तब मुझे पता चला कि मैं ऐसी कोई विद्या जानता हूँ मैंने पहले कभी किसी पर इस्तेमाल नहीं की। वादा नहीं कर सकता लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा ठीक हो जाए। वैसे भी इसके अलावा अब अपने बच्चे को बचाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। भगवान ने आपको एक उम्मीद बनाकर भेजा है मेरे पास, इसलिए मैं आपको अपने बेटे पर आपकी इस सुनहरी विद्या का इस्तेमाल करने का पूरा हक देती हूँ। इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, सोनल ने आराम से राघव को समझाया। पहली बार सोनल को देखते ही राघव समझ गया था कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है और शायद तभी उसने राघव के साथ अस्पताल में बदतमीजी की थी। इसलिए उसने भी सोनल से कहा, ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहकर राघव, सोनल और डॉक्टर माथुर हॉस्पिटल के लिए चल दिए। इन सब के चलते वहां खड़े राघव के पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या चल रहा है। ये राघव डॉक्टर कब बन गया और ये औरत कौन थी? साथ ही साथ मालती के दिमाग में भी हजारों सवाल खड़े हो रहे थे। वो देखकर ही बता सकती थी कि सोनल कोई मामूली औरत नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इतनी अमीर औरत इस 2 के लड़के राघव के आगे क्यों गिड़गिड़ा रही है। ये देख मालती सोनल से कहती है, मैडम ये लड़का राघव कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये और इसका बाप एक नंबर के ठग हैं। वैसे तो आप बड़ी समझदार लगती हैं, फिर इनके चक्कर में कैसे आए? अखिलेश भी उसका साथ देते हुए बोला, अगर ये इतना ही बड़ा डॉक्टर है तो इसने पहले क्यों नहीं ठीक कर दिया अपने बाप को? कुछ भी। मालती ने धीमी आवाज में अखिलेश से कहा, अमीर होने से अक्ल थोड़ी ना खरीदी जा सकती है। मुझे तो लगता है ये भी इनकी जैसी ही है, एक ठग। तभी सोनल ने कहा, गार्ड्स। सोनल ने मालती की बात सुनते ही अपने गार्ड्स को बुला लिया। जाओ और उन्हें सिखाओ कि तमीज किसे कहते हैं। गार्ड्स को आता देख मालती अखिलेश को वहीं छोड़ घर में भागी और ऐसे गायब हुई जैसे हवा में पंछी। सुरेश राघव के साथ दुखी मन से अपने घर को देखता हुआ निकल गया। राघव ने अपने पिता के वहां से जाते ही अखिलेश से कहा, ये घर मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। मैं आज का दिन दे रहा हूं तुम लोगों को, अगर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो अंजाम के लिए तैयार रहना। राघव जैसे ही अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठ रहा होता है कि तभी सड़क की दूसरी तरफ उसे फिर से काले कपड़ों में साया दिखाई देता है। राघव को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ये तो वही साया है। जैसे ही राघव उसकी तरफ बढ़ता है, पीछे से सोनल उसे चलने को कहती है, चले राघव। राघव का ध्यान टूटता है, वो जैसे ही पलट कर देखता है तब तक वो साया वहां से गायब हो जाता है। ये किसका साया दिखता है मुझे? पहले तो ऐसा नहीं था। राघव को थोड़ा अजीब लगता है, वो उसे अपने मन का वहम मानकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। दोनों गाड़ियां अस्पताल के बाहर आ रुकती हैं। अभी गाड़ी के दरवाजे खुले भी नहीं थे कि इतने में एक जूनियर डॉक्टर भागता हुआ गाड़ी की तरफ आता है और कहता है, डॉक्टर माथुर जल्दी अंदर चलिए। सोनल जी के बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसकी बात सुनकर सोनल ने कहा। सोनल भागती हुई आईसीयू में जाती है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर माथुर और राघव भी। वेंटिलेटर से आती बीप बीप की आवाज बंद हो चुकी थी। आईसीयू में सन्नाटा छा गया। तभी आईसीयू से बाहर आती एक नर्स ने सोनल से कहा, आई एम सॉरी मैडम। सॉरी मतलब? नर्स से मुंह से सॉरी सुनकर सोनल की जान निकल गई। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो ठीक तो है ना? सोनल ने नर्स को झिंझोड़ते हुए पूछा और आईसीयू के अंदर चली गई। तभी राघव अंदर आया और बोला, हटिए आप सब लोग पीछे हटिए, मुझे देखने दीजिए। आईसीयू में जमा भीड़ को हटाकर राघव सोनल के बेटे के पास जाता है और उसको एग्जामिन करता है और तभी उसके दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन वाइटल्स अनस्टेबल हैं, हार्ट रेट 30% है और पल्स डूब रही है। राघव समझ गया कि ये वही आवाज है जो उसे अपने पिता का इलाज करते समय उसे सुनाई दी थी। राघव तेजी से माथुर से कहता है, डॉक्टर माथुर, इसकी पल्स कमजोर हो रही है, हमें जल्दी इलाज शुरू करना पड़ेगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप यहीं रुके और बाकी सब लोग प्लीज बाहर जाए, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एकांत चाहिए। सोनल जी, आप भी प्लीज बाहर वेट कीजिए। सोनल थोड़ा घबराती है लेकिन फिर बाहर चली जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सिर्फ राघव ही है जो उसके बेटे को बचा सकता है। राघव जल्दी से अपने बैग से सुनहरी सुइयां निकलता है और सोनल के बेटे के शरीर में यहाँ वहाँ चुभाने लगता है, जिससे तुरंत ही वेंटिलेटर पर पल्स वापस दिखाई देने लगती है। डॉक्टर माथुर फटी आंखों से राघव को इलाज करते देख रहे थे या फिर यूं कहीं कि निहार रहे थे। उन्होंने पहले कभी किसी को सुनहरी सुई की विद्या में इतना निपुण नहीं देखा था। ये देख डॉक्टर माथुर सरप्राइजिंगली कहते हैं, अद्भुत! उद्धरण चिन्ह।
राघव ने देखा कि जो सुई उसने उस बच्चे की कलाई पर चुभ हुई थी, वहां से एक काले रंग की खून जैसी चीज निकलने लगी। कुछ बूंदों के बाद वो काले रंग का खून तेजी से निकलने लगा, जिसे राघव ने रुई से पोंछ दिया। ये क्या है? इसका खून काला पड़ गया। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा, डॉक्टर माथुर उस बच्चे की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोले। ये खून नहीं है डॉक्टर माथुर, ये टॉक्सिन्स हैं, जो इस बच्चे के शरीर में जहर बनकर फैल चुके हैं। राघव ने बच्चे के हाथ पर कुछ सुइयां और चुभोई और देखा कि मशीन पर उसकी पल्स रेट एकदम से ठीक होने लगी। जैसे जैसे वो काले रंग का खून बाहर आ रहा था, वैसे वैसे बच्चे के वाइटल्स ठीक हो रहे थे। राघव ने भी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड डॉक्टर माथुर, अब इसकी पल्स रेट बढ़ रही है। मुझे लगता है कुछ ही देर में ये स्टेबल हो जाएगा। डॉक्टर माथुर एक जूनियर डॉक्टर को आईसीयू में छोड़कर राघव के साथ बाहर जाते हैं। आईसीयू के बाहर सोनल बहुत बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अंदर राघव और डॉक्टर माथुर को इतना समय क्यों लग रहा है। इतने में आईसीयू का दरवाजा खुलता है और उसमें से राघव और डॉक्टर माथुर बाहर आते हैं। सोनल उनसे घबराते हुए पूछती है, राघव, डॉक्टर माथुर, मेरे बेटे की तबीयत ठीक तो है? राघव कहता है, जी सोनल जी, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा अब स्टेबल है। डॉक्टर माथुर उसे अपनी निगरानी में रखेंगे और कुछ ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे आराम की जरूरत है। राघव की बात सुनकर सोनल कुछ बोल नहीं पाती और खुशी के मारे उसकी आंख से आंसू छलक जाते हैं। वह खुशी से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, डॉक्टर राघव, में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं जानती हूँ इस एहसान का बदला मैं दौलत से नहीं चुका सकती, लेकिन इस समय मेरे पास आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं है। आप ये रख लीजिए प्लीज। सोनल अपने पर्स से 50,000 कैश, साथ ही साथ एक वीआईपी कार्ड और एक फ्लैट की चाबी निकालकर राघव के हाथ में रख देती है और कहती है, ये कुछ कैश रख लीजिए और यह चाबी जो कि सैनिक फार्म में हमारे एक बंगले की है। आप और आपके पिताजी वहां रह सकते हैं, आपको घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये वीविप कार्ड, आप इससे कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर राघव हिचकिचाते हुए बोला, मैं ये नहीं ले सकता सोनल जी, मैंने आपके बेटे की जान इन सब के लिए नहीं बचाई है, मुझे ये सब नहीं चाहिए प्लीज। सोनल भी कहती है, प्लीज डॉक्टर राघव, मना मत करिए, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है और बदले में मैंने क्या किया? मैंने सुबह आप पर हाथ उठाया, आपको जलील किया। देखिए, अगर आप ये लेने से मना कर देंगे तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राघव जानता था कि उसे अभी पैसों की कितनी जरूरत है। उसके पिताजी अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, ना ही उनके सर पर छत थी और ना ही जेब में एक फूटी कौड़ी। राघव जरूरतमंद था लेकिन लालची नहीं, वो कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। राघव हिचकिचाते हुए कहता है, ठीक है सोनल जी, मैं ये कैश और वीआईपी कार्ड रख लेता हूँ, लेकिन ये फ्लैट में नहीं ले सकता। प्लीज फोर्स मत कीजिए और मुझे प्लीज डॉक्टर कहना बंद कीजिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। राघव मुस्कुरा कर बोला, मेरे लिए तो आप डॉक्टर ही हैं, हमेशा रहेंगे, द बेस्ट डॉक्टर। सोनल ने उसे जवाब दिया। राघव मुस्कुरा दिया और अपने पिता को वहां से लेकर निकलने लगा। बहुत भूख लगी है, पहले चलकर कुछ खा लेते हैं पापा, फिर घर चलते हैं। मेरा ड्राइवर आपको हमारे होटल ले जाएगा, वहां का खाना शहर में काफी पॉपुलर है। इतना कहकर सोनल ने राघव को सी ऑफ किया। वहीं शहर से कोसों दूर एक गहरी अंधेरी गुफा में एक साधु जो अपनी साधना में लीन बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अंधेरे की ओर अपना मुंह करके पूछा, क्या उसने हमारा काम शुरू कर दिया? तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भारी आवाज आई, काम तो शुरू हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं रहने वाली। हर कदम पर लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, चुनौतियां उसका रास्ता रोकेंगी, लेकिन इन सबके बीच उसे अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना होगा। ये आवाज थी उस साए की जो राघव को अपने पीछे नजर आया था। 8-4 इज्जत या बेइज्जती, एपिसोड 4 इज्जत या बेइज्जती। वी हैव अराइव्ड सर, ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा और एक आलीशान होटल की पार्किंग में लाकर गाड़ी रोक दी। राघव और उसके पिता गाड़ी खिड़की से ही होटल की ऊंचाई नापने लगे, तभी ड्राइवर ने दरवाजा खोला। होटल देखकर चौंकते हुए राघव बोला, होटल ताज, ये होटल सोनल जी का है? होटल ताज दिल्ली के मशहूर और सबसे बड़े होटल में से एक था। राघव ने वो होटल सिर्फ आज तक बाहर से देखा था, कभी उसके अंदर नहीं गया था और शायद एक गार्ड की नौकरी के साथ कभी जा भी ना पाता। जैसे ही राघव और उसके पिता सुरेश गाड़ी से नीचे उतरे तो उनके कदम मानो वहां जम से गए। क्या हुआ पापा, आप रुक क्यों गए? सुरेश ने शर्मिंदगी भरी आवाज में जवाब दिया, बेटा मैंने जिंदगी भर एक मजदूर की हैसियत से इन बड़ी बड़ी इमारतों में काम किया है,
इन्हें खाक से आसमान की ऊंचाइयां छूते देखा है, लेकिन खुद कभी इन इमारतों के अंदर नहीं गया। राघव ने उन्हें जवाब दिया, वक्त एक सा नहीं रहता पापा। चाहे राघव अंदर से साधारण इंसान ना रहा हो, लेकिन उसके कपड़े अब भी साधारण ही थे। वह जैसे ही होटल के गेट तक पहुंचा, वहां के सिक्योरिटी हेड ने उनके साधारण कपड़े देख उन्हें वहां रोक लिया। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किससे मिलना है आपको? राघव ने बोला, जी हमें मिलना किसी से नहीं है, हम लोग अंदर खाना खाने जा रहे हैं। सिक्योरिटी हेड ने ताना मारते हुए कहा, हमारे होटल ताज का एक मेंबरशिप सिस्टम है, क्या आप यहाँ के प्रीमियम मेंबर हैं? ऐसे ही कोई भी उठकर होटल में नहीं आ सकता, हमारे होटल के कुछ रूल्स हैं। सिक्योरिटी हेड की बदतमीजी सुनकर राघव के पिताजी की शक्ल गुस्से से पीली पड़ गई। तभी राघव ने अपनी जेब से सोनल का दिया हुआ वीआईपी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी हेड को दिखाया और बोला, क्या ये काफी है या यहाँ खाना खाने के लिए अब भी मुझे कोई प्रीमियम मेंबरशिप की जरूरत है? सिक्योरिटी हेड कंफ्यूज सा होकर कहता है, ये तो वीआईपी कार्ड है। राघव और उसके पिताजी जैसे ही होटल के गेट की तरफ बढ़ते हैं, तभी सिक्योरिटी हेड चिल्लाता है, स्टॉप, ये चुराया हुआ कार्ड अभी के अभी मुझे दो। और क्या कहा तुमने? चुराया हुआ? राघव ने गुस्से में पूछा। हाँ, मेहरा ग्रुप का ये वीआईपी कार्ड सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है, और वह चुनिंदा लोग सिर्फ मेहरा ग्रुप के स्टाफ मेंबर्स हैं। मेहरा ग्रुप के सभी स्टाफ मेंबर्स को मैं पर्सनली पहचानता हूं, और तुम्हारे कपड़ों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि तुम मेहरा ग्रुप का हिस्सा हो। सिक्योरिटी हेड ने भी तनकर जवाब दिया। राघव ने उससे गुस्से में कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना तुम अपने होटल के मैनेजर को बुलाओ, ये कार्ड मैं अब उसी को दूंगा। यहाँ का मैनेजर कौन है? राघव ने होटल की लॉबी की तरफ चिल्लाते हुए कहा। होटल की लॉबी खाली नहीं थी, वहां पर होटल में ठहरे हुए गेस्ट, वहां का स्टाफ और रेस्टोरेंट में खाना खाने आए लोग भी थे, जो राघव की आवाज सुनकर एकाएक थम से गए। तभी वहां से चलता हुआ एक काले सूट में लंबा चौड़ा सा आदमी बाहर आया। हेलो, आई एम द लॉबी मैनेजर, हाउ मे आई हेल्प यू? राघव उससे कहता है, हम आपके होटल में खाना खाने आए हैं, लेकिन आपका ये सिक्योरिटी हेड हमें अंदर नहीं आने दे रहा क्योंकि इन्हें हमारे कपड़ों से प्रॉब्लम है। क्या ये है आपके होटल के रूल्स? सिक्योरिटी हेड ने कहा, सर इन लोगों ने कब से यहाँ तमाशा बनाया हुआ है। इन लोगों के पास मेहरा ग्रुप का वीआईपी कार्ड है, जो कि मुझे लगता है ये कार्ड इन्होंने कहीं से चुराया है। लॉबी मैनेजर ने उसे शांति से जवाब दिया, माफ कीजिए सर, लेकिन हमारे होटल का रेस्टोरेंट सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए ही है, क्या मैं आपका वीआईपी कार्ड देख सकता हूँ? राघव ने अपनी जेब से वो कार्ड निकाला और सामने रखी टेबल पर फेंक कर लॉबी मैनेजर को दिखाया। अब क्या कहेंगे आप? है कोई जवाब? वो कार्ड देखकर लॉबी मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कार्ड सोनल मेहरा का पर्सनल वीआईपी कार्ड था और वो कार्ड राघव के पास होना चौंका देने वाला था। सोनल मैडम का कार्ड। इसलिए वो राघव के पास आया और धीमे मगर कठोर स्वर में बोला, सीधे सीधे बता लड़के, ये कार्ड तेरे पास कहाँ से आया, वरना वो हश्र करूंगा कि तेरी 7 पुश्तों भी याद रखेंगी। राघव के पिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। यह क्या तरीका है बात करने का? तुम लोगों की नज़रों में इंसान की कोई कीमत है भी या नहीं? लॉबी मैनेजर उनसे कहता है, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो एंड कॉल द पुलिस। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और इस गाड़ी में से एक 40 से 45 साल की उम्र का आदमी निकलता है, जिसे सिक्योरिटी हेड सलाम ठोकता है और लॉबी मैनेजर उसका होटल में स्वागत करता है। अरे डॉक्टर राघव, आप यहाँ? उस आदमी को देखकर और उसकी बात सुनकर लॉबी मैनेजर और सिक्योरिटी हेड के होश उड़ जाते हैं। ये 2 कौड़ी का लड़का डॉक्टर, वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर माथुर थे, जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। राघव उनसे कहता है, डॉक्टर माथुर आप यहाँ कैसे? डॉक्टर माथुर ने जवाब दिया, दरअसल मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। वैसे तुम्हारे हॉस्पिटल से निकलने के बाद से सोनल जी का बेटा अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसकी हालत में काफ़ी सुधार भी है। राघव कहता है, जी थैंक यू, सी यू डॉक्टर माथुर। ये सब सुन मैनेजर और सिक्योरिटी हेड के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। वो समझ चुके थे कि उनसे से कितनी बड़ी गलती हुई है, और अगर सोनल मेहरा को इस बात का पता चला तो पूरे दिल्ली शहर में उन्हें दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। मैनेजर ने राघव को कार्ड लौटाते हुए कहा, सर, आई मीन डॉक्टर राघव, आई एम सॉरी, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। राघव ने गुस्से में पूछा, मिसअंडरस्टैंडिंग? आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे अब? सिक्योरिटी हेड भी बोला, आई एम सो सॉरी सर, ये सब मेरी गलती है सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको पहचानने में।
राघव हमेशा झगड़े फसाद से दूर ही रहता था, लेकिन अगर कोई उससे उलझता था तो उसे वो आसानी से छोड़ता भी नहीं था। लॉबी मैनेजर उस कार्ड को हाथ में ऐसे पकड़े खड़ा था मानो उसने कोई जलता कोयला पकड़ा हो। उसने वो कार्ड राघव को वापस देने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव उस पर ध्यान दिए बिना वो कार्ड वहीं छोड़कर लिफ्ट की तरफ चला गया। लॉबी मैनेजर पीछे सिक्योरिटी हेड की तरफ मुड़ा और बोला, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। सोनल जी के सेक्रेटरी से एक कॉल लगाकर कंफर्म नहीं कर सकते थे? इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से अभी। वहाँ राघव अपने पिता के साथ लिफ्ट से होता हुआ ताज होटल के 38 फ्लोर पर पहुंचा, जहां पर शामियाना नाम का रूफटॉप रेस्टोरेंट था। रात के लगभग 11 बजे थे। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए तभी वहां रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है जो उन्हें उनकी टेबल तक कहते हुए ले जाता है, गुड इवनिंग सर, दिस इज योर टेबल, प्लीज बी कंफर्टेबल। जैसे ही राघव और उसके पिता टेबल पर बैठते हैं, राघव की नज़र उनके सामने वाली टेबल पर पड़ती है जहां पर गीता स्नेह के साथ बैठी है और वहां उनके साथ सूट बूट में कोई लड़का भी है। जैसे ही गीता और स्नेहा की नज़र राघव पर पड़ती है तो गीता के होश उड़ जाते हैं। राघव, हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, एक मामूली सा 2 टके का गार्ड यहाँ होटल ताज में क्या कर रहा है? ये अंदर कैसे आया? गीता के उड़े हुए चेहरे को देखकर वो लड़का जो गीता के साथ था वो सोच में पड़ गया। करीब 24-25 साल की उम्र का ये लड़का जो गीता के साथ था वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। गोरा रंग, नीली आंखें और लंबा चौड़ा कद। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शहर के जाने माने रईस सुनील खुराना का इकलौता बेटा अमन खुराना था, जिससे गीता स्नेहा को मिलवाने लाई थी। गीता के उतरे चेहरे को अमन ने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर पीछे है कौन। अपनी जगह पर बैठे राघव ने भी एक पल के लिए अमन की तरफ देखा और उस पर ध्यान दिए बिना टेबल पर पड़े मेन्यू को उठाया और खाना ऑर्डर करने के बाद मेन्यू वेटर को वापस दे दिया। सुरेश ने धीमी आवाज में उससे कहा, बेटा ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा लग रहा है। राघव ने जवाब दिया, पापा आप खाना खाए, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। मैं जरा बाथरूम जाकर आता हूँ। राघव इतना बोलकर बाथरूम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो बाथरूम के गेट पर पहुंचा तभी उसे पीछे से एक और की आवाज सुनाई थी। ये गीता की आवाज थी। रुको जरा। राघव ने पीछे पलट कर देखा। वो कुछ कहता इससे पहले ही गीता आगे बोली, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हमारा पीछा कर रहे हो? भूलो मत, तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी स्नेहा से अब कोई रिश्ता नहीं है। इस पर राघव ने जवाब दिया, आपका पीछा करके मुझे अपना दिन खराब नहीं करना है। मैं यहाँ अपने पापा के साथ डिनर पर आया हूँ। डिनर? तुम्हारी हैसियत भी है यहाँ पर आकर खाना खाने की? जानते हो ना ये जगह कितनी महंगी है? गीता ने चौंकते हुए पूछा। गीता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अब भी यही सोच रही थी कि राघव यहाँ आया कैसे। इस होटल में आना कोई मामूली बात नहीं है। वो खुद अतुल अग्रवाल की बीवी होकर पिछले 6 महीने से इस रेस्टोरेंट में आने की वेटिंग लिस्ट में थी। वो तो आज अमन खुराना की बदौलत यहाँ पर आई हैं। गीता स्नेहा की शादी अमन खुराना से करवाना चाहती थी, इसलिए वो स्नेहा को अमन से मिलवाने यहाँ लाए थे। इसलिए गीता को ये डर भी लग रहा था कि कहीं अमन को स्नेहा और राघव की शादी की सच्चाई पता न चल जाए। तभी गीता बोली, मैं नहीं जानती तुमने यहाँ आने के लिए क्या घपला किया है, लेकिन अगर तुम अभी के अभी इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। राघव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो बुलाइए बुलाइए ना, आने दीजिए सिक्योरिटी को, हो जाने दीजिए हंगामा। आखिर सबको पता तो चले मेरे और स्नेहा के बारे में। क्या हुआ, बुलाइए ना। राघव बिना जवाब दिए वहां से निकल गया क्योंकि राघव इन सब में नहीं पड़ना चाहता था। हालात से मजबूर गीता कुछ बोल नहीं पाती और जाकर चुपचाप अपनी टेबल पर वापस बैठ जाती है। राघव भी बाथरूम से वापस आकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और खाना शुरू करता है। सुबह से भूख के मारे राघव और उसके पिता बिना किसी की परवाह किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे शहद पर मधुमक्खियां। उन्हें इस तरह खाना खाते देख आसपास बैठे लोग एक दूसरे में बातें बनाने और हंसने लगे। उन्हीं लोगों में बैठा अमन खुराना भी उन्हें देख मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब से राघव वहां आया था तब से गीता और स्नेहा के हाव भाव बदले नजर आ रहे थे। राघव को देखकर स्नेहा की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो बार बार अमन खुराना को चुभ रही थी। ये सब देख अमन खुराना समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। जब अमन से रहा नहीं गया तो वो वहां से उठा और राघव की तरफ जाने लगा कि तभी गीता ने तुरंत टोका, बेटा अमन, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? अमन ने जवाब दिया, मुझे लगता है वो लोग शायद आपकी जान पहचान वाले हैं तो मैंने सोचा उन्हें जाकर हेलो बोल दूं। गीता झिझकते हुए बोली, नहीं नहीं, तो हम उन्हें नहीं जानते। क्या आपकी बेटी ऐसे ही अनजान लोगों को देखकर मुस्कुराती रही? मैं अभी आता हूँ, अमन ने चिढ़कर पूछा। स्नेहा नजरें झुकाकर धीमे से उसे कहा,
आई एम सॉरी। अमन को इस बात से नाराजगी थी स्नेहा क्यों बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अमन उठकर राघव की टेबल की तरफ बढ़ा। यहाँ इस बात से अनजान राघव और उसके पिता आपस में बातें कर रहे खाने का लुत्फ उठा रहे थे। उसने राघव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, आई एम अमन खुराना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अमन का हाथ राघव की तरफ बढ़ चुका था लेकिन राघव अपनी जगह से हिला भी नहीं, मानो जैसे उसने अमन को देखा ही नहीं और चुपचाप अपना खाना खाता रहा। इतने में भागती हुई गीता राघव की टेबल पर आई और बोली, दिखाई नहीं देता कोई तुमसे हाथ मिला रहे हैं, जवाब तो दो, क्या बदतमीजी है ये। राघव अब भी खामोश था, उसने जैसे गीता को सुना ही नहीं। वो खाना खाते खाते बस एकटक सामने वाली टेबल पर बैठी स्नेहा को देख रहा था। फिर अचानक अमन की तरफ देखा और टेबल पर बैठे बैठे ही बोला, हाय अमन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम राघव शर्मा, स्नेहा का हस्बैंड। ये सुनकर गीता और अमन आग बबूला हो गए और वहां बैठे राघव के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि राघव ये क्या बोल रहा है। गीता देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव उसकी बनती बात बिगाड़ देगा। स्नेहा भी काफी डर गई थी, उसने राघव का ये रूप कभी नहीं देखा था। क्या होगा अब आगे, क्या राघव गीता देवी की बनती बात बिगाड़ देगा। आज 6 महीनों बाद आखिर क्यों स्नेहा राघव की तरफ एक झुकाव महसूस कर रही थी। एक 5 राज सुनहरी रोशनी का एपिसोड 5 राज सुनहरी रोशनी का। मुझे पता है आप मुझसे सच छुपा रही हैं। मैं जानता हूँ स्नेहा की शादी आपने एक मामूली लड़के से की थी ताकि स्नेहा की जान पर कोई खतरा ना आए। स्नेहा अमन से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसकी माँ उसे पर बहुत बिगड़ेगी। लेकिन ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। ये बात दिल्ली के रिच क्लब में सबको मालूम थी और साथ ही साथ अमन खुराना को भी। इस पर गीता ने हैरान होते हुए कहा, मुझे माफ करना अमन, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी और वैसे भी उस लड़के और स्नेहा के बीच कुछ भी नहीं है। आज इनका तलाक भी होने वाला था। वो तो। ये सुनकर राघव के पिता सुरेश शॉक्ड हो गए। तलाक? राघव बेटा, तुम्हारी शादी कब हुई? कौन है ये लोग? राघव ने अब तक अपने पिता को स्नेहा और उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को इस बात का पता चले कि उनके इलाज के खर्चे के लिए राघव ने स्नेहा से शादी की थी। उसके पिता खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। राघव ने उन्हें शांति से समझाने की कोशिश की, पापा, मैं आपको बताने ही वाला था, मैं आपको घर चलकर सब समझाता हूँ। गीता ने अमन को समझने की कोशिश की, अमन बेटा तुम टेंशन मत लो, यूँ समझ लो कि ये गुड फॉर नथिंग लड़का सिर्फ और सिर्फ स्नेहा की जान बचाने के लिए एक कवच है जिसकी इसे मोटी रकम भी मिली है। सच कहा आंटी, ये फटीचर स्नेहा का पति कैसे हो सकता है? हालत देखिए इसकी। अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ वही तो, इनका तलाक होने वाला है। गीता ने झट से अमन की बात को पूरा किया, लेकिन तलाक हुआ नहीं है। स्नेहा अब भी मेरी पत्नी है और उसके भले के लिए मैं कुछ भी करूंगा, राघव ने कहा। फिर अमन की तरफ देखते हुए बोल, अरे हाँ, क्या सासू माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं स्नेहा का पति होने के साथ साथ एक घर जमाई भी हूँ? हमारी सासू माँ को घर में बड़े काम होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए पति कम, अपने लिए घर जमाई ज्यादा चाहिए, जो उनके सारे काम नौकरों की तरह पूरा करे, वो भी फ्री में। क्या तुम बन पाओगे एक घर जमाई? वैसे तुम्हें सूट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। अमन ने गुस्से में उसे कहा, शट अप, अपनी औकात में रह, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तभी रेस्टोरेंट का वेटर वहां आता है और राघव से कहता है, सर ये रहा आपका बिल, कैसे पे करेंगे आप, कैश या कार्ड? राघव में बिल देखकर कार्ड निकालने के लिए अपनी जेब को टटोला, लेकिन कार्ड नहीं मिला। अरे कार्ड कहाँ गया? उसे याद आया कि लॉबी मैनेजर से बहस के समय कार्ड नीचे लॉबी में ही रह गया था। अब क्या होगा? अब हम बिल कैसे चुकाएंगे? सुरेश ने चिंता के साथ कहा। गीता उनकी बेइज्जती करते हुए कहती है, 42,000 रुपये, और वो भी इस फटीचर के पास। कल तक इसे मुझे देने के लिए 10,000 तक नहीं थे, तो इसके पास 42,000 कहाँ से आएंगे? ये सुनकर होटल का वेटर राघव से पूछता है, कहीं ये मैडम सही तो नहीं कह रही हैं? बिल चुकाने के पैसे हैं या पुलिस को बुलाओ? अमन वेटर को जवाब देता है, डोंट वरी वेटर, इसका बिल मैं चुका दूंगा, ये 42,000 मेरे अकाउंट में डाल दो। वैसे भी इस महीने कोई चैरिटी नहीं की, सोचूंगा किसी भिखारी को दान दे दिया। ये सुनकर होटल वेटर की जान में जान आती है। वही गीता को ये लगता है कि अमन कितना दयालु है, वो उसकी स्नेहा के लिए एक अच्छा लड़का रहेगा। ये सोचकर गीता ने बोला, बेटा अमन, ऐसे ठग लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, और फटीचर तो मदद के बिल्कुल लायक नहीं है। जब औकात नहीं है तो क्यों आए यहाँ?
खामखा सबकी शाम खराब कर दी। राघव को गीता की बातें चुभ रही थी। उसने अमन और गीता की बातों का जवाब दिए बिना ही वेटर से कहा, तुम्हें बिल चाहिए ना? तो मैंने देने से कब मन किया? कार्ड नहीं है, फिलहाल कैश चलेगा? इस पर अमन उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, कैश? आहा, आजकल गरीबों के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। कैश बर्तन धोकर चुकाओगे या यहाँ रूम सर्विस करके? तभी राघव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 50,000 रुपये निकले, जिसमें से 42,000 रुपये उसने वेटर को दे देते हुए बोला, ये लो बिल के 42,000 रुपये, जरा गिन लो पूरे हैं ना? और हाँ, ये लो 1,000 रुपये, तुम्हारी टिप। तुम्हें भी चाहिए टिप? राघव ने अमन की तरफ तीखी मुस्कान के साथ पूछा। अपनी औकात में रहो वरना देख लूंगा तुझे तो मैं। इतना कहकर अमन वहां से जाने लगा। सब लोग देखते रह जाते हैं कि इस फटीचर के पास इतने रुपए आए कहाँ से। ये सब देखकर अमन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी इतनी बेइज्जती आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वो पलटा और गेट की तरफ जाने लगा। तभी रेस्टोरेंट के गेट से अंदर आता हुआ होटल का सीनियर मैनेजर सक्सेना अमन को दिखाई दिया। उन्हें देखकर अमन बोला, कैसे हैं मिस्टर सक्सेना? आप यहाँ अपने होटल में? सक्सेना ने उसे जल्दबाजी में जवाब दिया, हेलो मिस्टर खुराना, मैं ठीक हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी एक वीआईपी गेस्ट के पास जाना है। सक्सेना जल्दी में अमन खुराना को जवाब दिए बिना सीधा राघव से बोला, हेलो मिस्टर राघव, कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा, मैं आपको वेलकम करने के लिए गेट पर मौजूद नहीं था। मेरा नाम शरद सक्सेना है, मैं इस होटल का सीनियर मैनेजर हूँ। अभी कुछ ही देर पहले मिस सोनल मेहरा का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि आप हमारे होटल में डिनर करने आने वाले हैं और आपका खास ख्याल रखा जाए। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। राघव ने उसे जवाब दिया, इट्स ओके, हम खाना खा चुके हैं और बस निकल ही रहे थे। तभी सक्सेना ने वेटर को बुलाया और कहा, वेटर कम हियर, सर के पैसे उन्हें वापस करो। मिस्टर राघव, आप ये बिल के पैसे वापस ले लीजिए प्लीज, आपका आज का डिनर हमारी तरफ से था। सक्सेना ने राघव को पैसे लौटाए, लेकिन राघव ने पैसे लेने से मना कर दिया, जिस पर सक्सेना बोला, मिस्टर राघव प्लीज समझिए, यह मेरी नौकरी का सवाल है और आज यहाँ जो कुछ भी हुआ आपके साथ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राघव के पैसे वापस लेने के बाद मैनेजर सक्सेना की जान में जान आए। अमन खुराना जो दूर से ये सब देख रहा था, उसने मन ही मन ये सोचा कि आखिर यह राघव है कौन। अभी कुछ देर पहले तक कोई इसे जानता तक नहीं था, किसी ने इसका नाम नहीं सुना था और अब होटल ताज का सीनियर मैनेजर उसके आगे सर झुकाए खड़ा है। क्या उसने किसी गलत आदमी से झगड़ा मोल लिया है? और वही दूसरी ओर खड़ी गीता अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी कि आखिर सोनल मेहरा से राघव का रिश्ता क्या है। सोनल मेहरा कोई आम नाम नहीं था, वो दिल्ली शहर की एक जानी मानी हस्ती थी और वो इसलिए भी चर्चित थी क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले उसने अपनी फैमिली से अलग होकर बिना पति के एक बच्चे को जन्म दिया था और अकेले अपने बलबूते पर इतना बड़ा मेहरा अंपायर खड़ा किया। उस बच्चे के पिता का नाम सोनल ने कभी बाहर नहीं आने दिया। हुई गीता ने राघव से पूछा, एक बात बताओ, तुम सोनल मेहरा को कैसे जानते हो? कोई रिश्ता है तुम्हारा उससे? बड़ी मेहरबान है तुम पर। मेरा उससे जो भी रिश्ता है, पर इससे आपका कोई मतलब नहीं है, राघव ने उसे तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनकर गीता ने राघव पर इल्जाम लगाते हुए कहा, बिल्कुल मतलब है, पूरा पूरा मतलब है। क्या तुम सोनल मेहरा के नाजायज बच्चे के बाप हो? और अगर हाँ तो किसी औरत से पहले ही रिश्ता होने के बावजूद तुमने स्नेहा से शादी करने की हिम्मत कैसे की? हमें धोखे में रखा है तुमने। राघव ने भी गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अपनी या मेरी इमेज का नहीं तो कम से कम किसी दूसरी औरत के बारे में बुरा तो ना कहिए। ये सब सुनकर सक्सेना ने गीता को झाड़ते हुए कहा, मिस गीता, यह क्या बोल रही हैं? आप जानती हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मिस्टर राघव ने हमारी सोनल मैडम के बेटे की जान बचाई है। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया है। ये सुनकर अमन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ सोनल जी के बेटे को? वो ठीक तो है? क्या किया इस राघव ने? इस पर सक्सेना ने आज जो कुछ हुआ था, सोनल के बच्चे का एक्सीडेंट और राघव की सुनहरी विद्या के बारे में सब अमन को बता दिया। ये सब सुनकर अमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या बकवास है? दुर्लभ विद्या और वो भी इसके पास? मैं नहीं मानता। ये सुनकर राघव 2 कदम अमन के नजदीक आया और अमन को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा और धीरे से उसके पास जाकर कहा, तुम्हारे पेट में जो धीमा धीमा दर्द उठा है उसकी वजह शराब है। अगर समय रहते तुमने शराब बंद नहीं की तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा लिवर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फिर चुटकी लेते हुए कहा, और गीता जी का दामाद बनना है तो फिट तो रहना पड़ेगा।
ये सुनकर अमन ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता मेरे पेट में तकलीफ है? स्नेहा कब से वही खड़े हुए सब सुन और देख रही थी। जब वह खुद को रोक नहीं पाई तो उसने राघव से पूछ लिया, क्या तुम डॉक्टर हो? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ कह सकती हो। इस पर गीता ने ताना मारते हुए कहा, ये और डॉक्टर क्या बकवास है? उद्धरण चिन्ह। सक्सेना ने गुस्से में जवाब दिया, सोनल मैडम के बेटे को मिस्टर राघव ने ही ठीक किया है, और अपने पिता को भी। गीता कुछ बोल नहीं पाती, जैसे मानो उसकी जुबान जम सी गई हो, क्योंकि उसके पास तर्क करने को अब कुछ बचा नहीं था। और वहीं राघव स्नेहा को देख उसकी ओर बढ़ता है और अपनी जेब से 7,000 रुपये निकालकर स्नेहा को देता है। सिन्हा पूछती है, ये क्या है? राघव कहता है, ये जो तुमने अस्पताल का बिल भरा था उसमें से 7,000 रुपये बचे हैं जो कि तुम्हारे ही हैं। स्नेहा कुछ कहती उससे पहले ही राघव ने मना करते हुए कहा, SSSHHH प्लीज मना मत करना, रख लो। इन सब के चलते स्नेहा भूल ही गई थी कि आज सुबह राघव का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारा तो एक्सीडेंट, तुम ठीक हो और तुम्हारे शरीर पर तो कोई घाव भी नहीं, लेकिन मैंने देखा था अस्पताल जाते हुए इतना खून बह रहा था कि वो सारे घाव कहाँ गए राघव? उसने चौंकते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, राघव ने जवाब दिया। राघव और स्नेहा एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे, मानो वहां अचानक सब गायब हो गए हो और सिर्फ वो दोनों अकेले हो। उन्होंने आज से पहले कभी एक दूसरे को इतने पास और इतने ध्यान से नहीं देखा था। स्नेहा के लंबे काले बाल, झील सी सुंदर आंखें और मोतियों से मुस्कान, मानो जैसे कोई परी हो। राघव बस उसे देखे ही जा रहा था और अचानक उसके मुंह से निकल गया, काजल लगाया करो, आंखें कितनी सुंदर हैं तुम्हारी। स्नेहा शर्म से मुस्कुराती है और कुछ बोल पाती उससे पहले ही गीता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, तुझे क्या जरूरत है उससे इतनी बात करने की, और क्या जरूरत थी उसके अस्पताल का बिल भरने की? स्नेहा उसे डिफेंड करते हुए कहती है, माँ, उसने मेरी जान बचाई है और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका इलाज करवाते। गीता उसे गुस्से में कहती है, उसने तेरी जान बचाकर कोई एहसान नहीं किया है, वो बस अपना काम कर रहा था जिसकी फीस वो पहले ही ले चुका है, पूरे 50 लाख रुपए। बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। गीता स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ली जाती है। जाते हुए भी स्नेहा की नज़र राघव पर अटकी हुई थी। उसने आज राघव का बिल्कुल अलग ही रूप देखा था। उसे ये समझ आ गया था कि अब तक उसकी माँ राघव के बारे में उससे झूठ बोलती आई है, जबकि राघव तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था। वहीं राघव रेस्टोरेंट में खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक पास की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर अचानक ही उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। इस झटके से राघव की चीख सी निकल गई और उसने देखा कि उसके हाथ से दूध सी सफेद रोशनी निकल रही थी। तभी खिड़की से बाहर उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी की पीठ की तरफ गई। उस आदमी के हाथ से भी रोशनी निकल रही थी। ये देखकर राघव चौंक गया और रोशनी की तरफ भागा। कौन था ये आदमी? क्या राज है इस रोशनी का? क्यों दिखती है ये रोशनी राघव के शरीर से निकलती हुई? एपिसोड 6 घर पर कब्जा। एपिसोड 6 घर पर कब्जा। राघव के हाथ से सफेद रोशनी निकल रही थी। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी की पीठ की तरफ गई। उस आदमी के हाथ से भी रोशनी निकल रही थी। ये देखकर राघव चौंक गया और रोशनी की तरफ भागा, पर वो अचानक लॉबी में जैसे गायब हो गया। राघव मुंह लटकाकर वापस आ गया क्योंकि वो उस आदमी को ढूंढ नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर अमन खुराना गुस्से में वहां से जा चुका था। राघव भी अपने पिता के साथ होटल से बाहर आ जाता है। होटल के बाहर राघव अपने पिता के साथ टैक्सी का वेट ही कर रहा होता है कि इतने में एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसका शीशा नीचे होता है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि गीता की थी, जिसमें बैठी गीता के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। वो प्यार से राघव से पूछती है, क्या तुम सच में सोनल मेहरा को जानते हो? राघव ने भी ये सुन उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ, आपको इससे क्या मतलब है? गीता ने प्यार से पूछा, क्यों, क्या मैं नहीं पूछ सकती? राघव ने हंसते हुए कहा, पूछ सकती है, वो बस इतना प्यार से आपने इससे पहले कभी मुझसे बात करी नहीं है ना, तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसे तुम चाहो तो हमारे घर में आकर रह सकते हो, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सोनल मेहरा के बेटे की जान बचाई है। गीता ने कहा। क्या क्या कहा आपने, फिर से कहना, राघव ने चुटकी लेते हुए पूछा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चलो ड्राइवर, गीता ने जवाब दिया। इसके बाद गीता वहां से निकल गई और राघव भी अपने पिता के साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के अंदर से बंद है। घर की लाइट अंदर से चालू है और किसी के बात करने की आवाज भी आ रही है।
अंदर से आती आवाजों को सुन राघव बोला, लगता ये दोनों अब तक गए नहीं। फिर उसने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पर जब दरवाजा नहीं खुला तो राघव ने गुस्से में अपने घर के दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा काफी पुराना था, इसलिए एक जोरदार लात के बाद ही टूटकर नीचे गिर पड़ा। वहां दरवाजे के गिरने के साथ ही मालती की जोर से चीख निकल पड़ी, आह मार डाला। जैसे ही राघव घर के अंदर बढ़ा, अखिलेश ने उसे वहीं रोक दिया और उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जबरदस्ती हमारे घर में घुस आया। तू रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाओ? ठीक है, बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखता हूँ, राघव ने गुस्से में अपना गिरेबान छुड़ाए हुए बोला। इस समय राघव के सर पर जैसे खून सवार था। आज सुबह से हर दूसरा व्यक्ति या तो उसे दबा रहा था या नीचा दिखा रहा था, लेकिन बस अब और नहीं, राघव तंग आ चुका था। उसने अखिलेश को पीछे धक्का देते हुए उसके घुटने पर एक जोर की लात मारी और नीचे गिरा दिया। वहीं अखिलेश को नीचे गिरते देख मालती चिल्लाई, अखिलेश, तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की? मालती ने राघव पर हाथ उठा दिया, पर राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं तुम्हें सामान पैक करके यहाँ से निकलने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम दोनों के दोनों बाहर, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। राघव के पिता सुरेश दरवाजे के पास ही एक कोने में खड़े हुए सहम से गए। उन्होंने कभी राघव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। क्या बाहर बाहर निकल जाए? ऐसे कैसे बाहर निकल जाए? ये हमारा घर है, इस घर के कागजात हमारे नाम पर हैं, ऐसे कैसे तुम हमें बाहर निकाल दोगे? तभी मालती ने डर में हकलाते हुए राघव से कहा। वहीं नीचे गिरे हुए अखिलेश ने मौके का फायदा उठाकर अपना फोन जेब से निकाला और पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। दूसरी तरफ मालती अचानक चिल्लाने लगी, क्या कोई कानून नाम की चीज नहीं है इस दुनिया में? क्या कोई भगवान नहीं है? इस लड़के मन में जो भी आएगा, क्या यह वो करेगा? कौन बचाएगा हमें? और वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होते देख मालती उन लोगों की सहानुभूति बटोरने लगी, राघव बेटा, आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम क्यों मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम्हारे पिता ने खुद ये घर मुझे बेचा था, बदले में मुझसे अच्छी खासी रकम भी ली थी। ये घर कानूनी रूप से मेरा है। ये सब झूठ है, यह औरत झूठ बोल रही है। राघव के पिता सुरेश ने गुस्से और भीगी आंखों से चिल्लाते हुए कहा। सुरेश आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था और गुस्से में उसका शरीर थर थर कांप पड़ रहा था। उसने गिरते गिरते दरवाजा पकड़ा और खुद को संभाला। तभी वहां पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और भीड़ को चीरते हुए एक युवा महिला पुलिस की वर्दी पहने बाहर आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? और पुलिस को किसने फोन किया था? देखने में वो लंबे और कटीले बदन की थी, उत्साह से भरी आंखें, सुंदर नैन नक्श, करीब 22-23 साल की उसकी उम्र थी। उसे देखने पर वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि किसी पिक्चर की हीरोइन लगती थी। उसकी वर्दी पर चमचमाता उसका बैच लगा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, साक्षी चौधरी। उसे देखते ही अखिलेश ने उसे दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की बात बता दी और बोला, इसे प्लीज अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए, ये बिल्कुल पागल है। ये सुन लेडी ऑफिसर आगे बढ़ी कि तभी राघव चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राघव ने साफ साफ पुलिस ऑफिसर को मना कर दिया, जिसका फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर के पीछे खड़ा अखिलेश बोला, देखा आपने, इसे पुलिस वालों से बात करने की भी तमीज नहीं है, कानून की भी नहीं पड़ी इसे। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ मैडम, और कानून का पालन भी करता हूँ, लेकिन पहले आप पूरी छानबीन कीजिए, फिर तय कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। राघव ने पूरी दृढ़ता के साथ बोला। उसने राघव से पूछा, ठीक है, तो फिर बताओ बात क्या है? तुम क्यों उनके घर में इस तरह घुस आए हो? राघव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने अपनी पूरी बात साक्षी को बता दी। राघव के इतना बोलते ही मालती का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए, ये सब बकवास है। इस पर राघव की मालती से बहस शुरू हो गई। बहस में सुरेश और अखिलेश भी शामिल हो गए। अखिलेश ने सुरेश को धक्का दिया और राघव भड़क गया। पुलिस ऑफिसर कुछ और बोल पाती इतने में मालती धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अरे मैडम, आप ठीक तो हैं? अरे ये तो बेहोश हो गई, आप ठीक तो है मैडम? साक्षी ने मालती को जमीन पर गिरते और बेहोश होते देख फिक्र जताते हुए कहा। तभी राघव के अंतर्मन से एक आवाज आई। उसने एक नज़र मालती को देखा और अपनी चमत्कारी शक्तियों से उसके शरीर को स्कैन किया। जहर उसके दिल तक पहुंच चुका है, समय बहुत कम है इसके पास। क्या जहर? लेकिन इसे जहर किसने दिया? ऑफिसर साक्षी ने चौंकते हुए राघव से पूछा।
जिस पर राघव ने आगे बोलते हुए रोशनी डाली, किसी ने नहीं। कुछ है जो इसका शरीर अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। अगर किसी चमत्कार से यह बच भी गई तो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर होगी। उसे हर रोज हर पल इतना दर्द होगा कि वह ये दुआ करेगी कि काश में मर ही जाती तो अच्छा था। क्या तुम डॉक्टर हो? इसे बचा सकते हो? ऑफिसर साक्षी ने राघव की बातें सुनकर उससे पूछा, जिसका जवाब राघव ने हाँ में सिर हिलाते हुए दिया। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसे बचा जरूर सकता हूँ, लेकिन बचाऊंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। राघव ने बड़ी ही कठोरता के साथ साक्षी की बात का जवाब दिया। इसने हमसे हमारा घर छीन लिया, मेरे पिताजी को धोखा दिया, उनको ठेस पहुंचाई। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। साक्षी समझ गई कि राघव कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने बिना समय व्यर्थ किया अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर वहां बुला लिया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस में आए डॉक्टर ने मालती का निरीक्षण किया और इसी नतीजे पर पहुंचे कि जो राघव बता रहा था वह बिल्कुल ठीक था। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। उन्होंने बेहोश मालती को एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल ले गए। अखिलेश भी मालती के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल चला गया। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एम्बुलेंस के जाने के बाद ऑफिसर साक्षी ने राघव से पुलिस स्टेशन चलने को कहा, जिस पर राघव ने शांत स्वर में साक्षी को समझाते हुए कहा, मैं आपको बता चुका हूं ऑफिसर, मैंने उस अखिलेश को इसीलिए मारा क्योंकि उसने पहले मेरे पिता पर हमला किया था और ये लोग हमारे घर में जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हुए थे। वजह जो भी रही हो, लेकिन किसी भी सूरत में तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तुमने कानून तोड़ा है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, साक्षी ने कड़े स्वर में राघव से कहा। राघव अपने पिता को घर पर ही छोड़ ऑफिसर साक्षी के साथ पुलिस जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। देखिए ऑफिसर साक्षी, प्लीज मुझे मत ले जाइए, मेरे पापा को मेरी जरूरत है। जी मैं मानता हूँ मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ और मैं ध्यान रखूंगा आइंदा से ऐसा कभी ना हो। लेकिन आप भी जानती हैं पहले उसने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया था और अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती। पुलिस जीप में स्टेशन जाने के दौरान राघव एक बार फिर ऑफिसर साक्षी को समझने की कोशिश करता है। राघव ने समझदारी के साथ ठंडे स्वर में साक्षी को समझाते हुए कहा, जिस पर साक्षी ने एक पल विचार किया और फिर राघव से कहा, बेशक मुझे भी उतना ही गुस्सा आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कानून को अपने हाथ में लेती। और तुम जो दरवाज़ा तोड़कर जबरदस्ती घर में घुसे थे, उसका क्या? ये सब करने के बजाय तुम्हें पुलिस स्टेशन आना चाहिए था। फिर राघव ने गंभीरता के साथ ऑफिसर साक्षी को उसकी पूरी कहानी बताई, जो कुछ भी उसके और सुरेश के साथ हुआ था, एक्सीडेंट से लेकर अब तक। राघव की सच्चाई सुनकर साक्षी की आंखें भर आई और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि राघव में यकायक चमत्कारी शक्तियां आ गई। फिर वो कुछ सोचकर बोली, मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, कौन सही है और कौन गलत ये साबित होने के बाद तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू सो मच साक्षी जी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बुरे कर्मों की सजा पहले ही उन्हें मिल चुकी है। आपने तो मालती की हालत देख ही ली। मालती की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। वो मेरे पास जरूर आएगी, लेकिन मैं उसकी मदद कर पाऊंगा या नहीं, ये नहीं कह सकता। राघव की बातों में कॉन्फिडेंस था और ये देखकर साक्षी उसे पर विश्वास करने पर मजबूर हो गई। फिर कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी वापस राघव के घर की तरफ मोड़ दी और उसे घर छोड़कर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई। राघव साक्षी को अलविदा कर घर के अंदर आ जाता है, जहां उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो चुके थे। वह अपने पिताजी को उठाकर अंदर बिस्तर में सुला देता है और फिर वो खुद भी सोने चला जाता है। जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाह कभी राघव उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लगा, आह मुझे छोड़ दो, नहीं रुको, अपना अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। एप 7 सफेद रोशनी और वो बूढ़ा आदमी। एपिसोड 7 सफेद रोशनी और वो बूढ़ा आदमी। जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाह कभी राघव उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लगा, आह मुझे छोड़ दो, नहीं रुको, अपना अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। तभी उसकी नींद खुलती है। क्या वो सपना था? बिल्कुल सच लग रहा था। वो काले कपड़ों में आदमी कौन था? उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा क्यों रखा था?
मुझे ऐसा क्यों लगा कि उस आदमी को मैंने पहले भी देखा है, पर उसका चेहरा नहीं देख पाया। आह, मेरा हाथ। उस आदमी ने राघव का हाथ सपने में पकड़ा था और इतनी ताकत से पकड़ा था कि सपने में राघव की चीख निकल गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके उठने के बाद भी राघव को उस हाथ में दर्द हो रहा था जिसे सपने में उस आदमी ने पकड़ा था। इतना ही नहीं, राघव की बाह पर उस आदमी के हाथ के निशान भी थे। पसीने में लथपथ राघव एक बुरे सपने के बाद हौंफता हुआ उठता है और वो ये सोचने लगता है और खुद से कहता है, मैंने जो कुछ सपने में देखा वो सब मेरे साथ सच में कैसे हो सकता है? ये कैसा सपना था? आखिर ये आदमी है कौन? कि तभी राघव के हाथ पर आग सा कुछ जलता है और उसमें से सफेद चमकती हुई तेज रोशनी निकलती है जैसे कि उसके एक्सीडेंट के समय निकली थी। राघव ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही दूसरे कमरे से राघव के पिताजी के खांसने की आवाज आई और राघव दौड़ता हुआ वहां गया। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खांसी है और कुछ नहीं, सुरेश ने कहा। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं बाहर से आपके लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। इतना बोलकर राघव हाथ मुंह धोकर अपने पिता की दवाइयाँ लेने बाहर चला जाता है। आज राघव अपने अंदर कुछ अलग ही तरह की एनर्जी महसूस कर रहा था। वो जैसे ही घर से बाहर निकलकर सड़क की दूसरी ओर जाता है तभी उसके आगे एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से एक औरत गिड़गिड़ाती हुई राघव के पैरों में आ गिरती है। मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, प्लीज मुझे बचा लो। वह गिड़गिड़ाती औरत कोई और नहीं बल्कि मालती थी जो कि अस्पताल से सीधा राघव से मिलने आई थी। उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब हो गई थी। एक ही दिन में उसका चेहरा जैसे मुरझा सा गया था। कोई भी उसे देखकर बोल सकता था कि यह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए थे जिनमें से पस निकल रहा था। राघव ने एक पल उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, ये सब मत कीजिए और उठ जाए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे राघव? मालती ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा? राघव ने उसे कहा। ऐसा मत कहो राघव, एक तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं मरना नहीं चाहती। तभी मालती ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में उसके पास आकर कहा, डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे कोढ़ की बीमारी है और वह भी फाइनल स्टेज जिसमें पूरा जहर शरीर में फैल चुका है। कल मैंने अस्पताल में डॉक्टर्स को बातें करते सुना कि तुमने किस तरह एक मरते हुए बच्चे की जान बचाई, जैसे कि तुम कोई भगवान हो। राघव, मना मत करो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता वो साक्षी को देखता है जो उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही साक्षी ने वहां आकर मालती को देखा वो बोली, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं अस्पताल गई थी तुम्हें ढूंढते हुए, पता चला तुम पहले ही वहां से जा चुकी थी। इस पर राघव ने पूछा, आप इसे ढूंढने अस्पताल गई थी, लेकिन क्यों, सब ठीक तो है? राघव ने बड़ी जिज्ञासा के साथ साक्षी से पूछा। तब साक्षी ने उसे बताया कि मैंने कल रात भर जाकर आपके केस की छानबीन की, तब जाकर पता चला कि आप सही कह रहे थे राघव। इसने आपके पिता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर अपने नाम करवाया है, उन्हें धोखा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता अकेले नहीं हैं जो इस औरत का शिकार बने हैं। ये पहले भी बहुत से मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जायदाद अपने नाम करवा चुकी हैं, जिसमें इसका पति अखिलेश भी बराबर का भागीदार है। पुलिस को कब से इन दोनों की तलाश थी, मैं यही बताने आपको आई थी। क्या कह रही हैं आप साक्षी जी? राघव ने खून भरी आंखों से मालती की तरफ देखा और कहा, साक्षी जी प्लीज आप इसे यहाँ से ले जाइए, मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राघव ने मालती की तरफ घृणा से देखते हुए साक्षी से कहा और साक्षी ने हवलदार को फोन करके पुलिस जीप मंगवा ली और मालती को टॉन्ट कसते हुए कहा, तुम्हारा इलाज जरूर होगा, लेकिन जेल के अस्पताल में, और तुम्हारा भागीदार अखिलेश तुम्हारा जेल में इंतजार कर रहा है। हवलदार, ले जाकर जीप में बिठा दो इसे। साक्षी के ऑर्डर्स पर हवलदार मालती को उठाकर जीप की तरफ ले जाता है। देती है राघव को अलविदा कर साक्षी मालती को पुलिस जीप में बैठाकर जेल के अस्पताल ले जाती है। फिर राघव अपने पिता की दवाइयाँ लेने के लिए एक केमिस्ट की दुकान पर आता है। जैसे ही राघव दवाइयाँ लेकर घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सूट बूट पहने एक बुजुर्ग आदमी सड़क पर गिरा पड़ा है और आसपास बहुत भीड़ जमा है। अरे इन्हें क्या हुआ है? हटो हटो, थोड़ी हवा आने दो, सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे देखने दो। राघव भागता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और लोगों को पीछे हटने की सलाह देता है ताकि उसे सांस आ सके। राघव उसे बेहोश पड़े आदमी को ऊपर से नीचे देखता है और उसकी कलाई पकड़ के निरीक्षण करता है। राघव जैसे ही उसे आदमी को छूता है अचानक उसके हाथ के पीछे वही सफेद तेज चमकती रोशनी दिखाई देती है।
वैसा ही करंट अपने शरीर में महसूस होता है। इनकी पल्स कम हो गई है और ब्लड प्रेशर स्थायी है, जिस वजह से यह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए हैं। क्या किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है? हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर चुके हैं, वह आती ही होगी। उनमें से एक राहगीर ने राघव के सवाल का जवाब दिया कि तभी राघव के सीधे हाथ के पीछे वह चमत्कारी सफेद रोशनी जगमगाने लगती है, जिसे देख राघव चौंक जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। जाहिर सी बात है कि यह रोशनी सिर्फ राघव देख सकता था और कोई नहीं। और वहां उन राहगीरों में खुसफूस शुरू हो जाती है। एक आदमी बोला, लेकिन आप क्या एक डॉक्टर हैं? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? जरा इसकी शक्ल और कपड़े तो देखो, क्या तुम्हें ये कोई डॉक्टर लगता है? दूसरे आदमी ने कहा, अरे ये डॉक्टर है, कल मैंने देखा था। एक खूबसूरत अमीर महिला अपना इलाज कराने के लिए इसके यहाँ आई थी और आज सुबह भी तो एक महिला जो कोढ़ की मरीज थी इसके सामने घुटने टेक इलाज की भीख मांग रही थी। एक और आदमी बोला, मानो जैसे उनकी बातें राघव के कानों में ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि राघव के मन में उसे चमत्कारी रोशनी को लेकर कई सवाल दौड़ रहे थे और वह खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। ये सफ़ेद रोशनी, इस रोशनी का इस बूढ़े मरीज से क्या ताल्लुक है? और यह अभी क्यों जल उठी? कल भी रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या वहाँ जो आदमी था और यहाँ जो बूढ़ा आदमी है वो एक ही है? क्या मेरे सपने में आने वाला आदमी यही है या कोई और? मुझे पता करना होगा कि आखिर इस आदमी का और मेरा और इस रोशनी का मुझे पता करना होगा। राघव और कुछ सोच पाता उससे पहले ही वहां एम्बुलेंस आ जाती है। क्योंकि कंपाउंडर उस बूढ़े मरीज की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी, इसीलिए उसे एम्बुलेंस में बिठाकर नजदीक के छोटे से अस्पताल में ही भेज दिया जाता है। राघव जानता था कि इस सफेद चमत्कारी रोशनी का कुछ ना कुछ ताल्लुक उस बूढ़े मरीज के साथ तो जरूर है, इसीलिए वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसके साथ अस्पताल चला आया। अस्पताल दिखने में छोटा जरूर था, लेकिन वहां मरीजों की कमी नहीं थी और गजब की भीड़ थी। उस बूढ़े मरीज को तीसरी मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया और यहाँ कल के बचे कुछ पैसों से राघव ने उस आदमी की एडमिशन फीस भरी और उसका इलाज शुरू करवाने के लिए पर्ची कटाई। पर्ची कटवाने के बाद राघव जैसे ही लिफ्ट में घुसा, उसकी नज़र एक कंपाउंडर पर पड़ी जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसने देखा सफेद रोशनी गायब हो चुकी थी। ये देख राघव ने खुद से कहा, अरे वो सफेद रोशनी, वो कहाँ गई? बड़ा अजीब है। राघव मन ही मन उस सफेद रोशनी के बारे में सोचने लगा जो कि अपने आप ही गायब हो गई थी कि तभी अचानक राघव के रोंगटे और उसके कान खड़े हो गए, जैसे उसका शरीर उसे खतरे का कोई संकेत दे रहा हो। उसे अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि जैसे मानो कोई उसका कत्ल करना चाहता हो। उसे अचानक किसी से आती बेइंतहा नफरत महसूस होने लगी। वो नफरत कहीं और से नहीं बल्कि मास्क पहने हुए कंपाउंडर से आ रही थी, क्योंकि वो कंपाउंडर कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल हॉस्पिटल से डॉक्टर मेहरा था। कल सेंट्रल हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई और उसके बाद डॉक्टर मेहरा के लिए बतौर एक डॉक्टर दिल्ली के किसी भी अस्पताल में काम करना नामुमकिन था। कोई भी अस्पताल उसे नौकरी पर रख सोनल मेहरा को नाराज नहीं करना चाहता था। वो तो इस अस्पताल का मालिक डॉक्टर मेहरा के कॉलेज का दोस्त था, जिसकी वजह से डॉक्टर मेहरा को यहाँ एक कंपाउंडर की नौकरी मिल गई और उसने डॉक्टर मेहरा को आश्वासन दिया कि खबर ठंडी हो जाने के बाद उसे वो यहाँ पर एक डॉक्टर की नौकरी भी दे देगा। जैसे ही डॉक्टर मेहरा की नज़र राघव पर पड़ी, उसकी सारी नफरत आंखों से आग बनकर टपकने लग और वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, राघव, आज मेरी ये हालात सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हैं। ना ही तू सेंट्रल हॉस्पिटल आता, ना ही सोनल मेहरा मुझ पर बिगड़ती और ना ही मुझे अस्पताल छोड़ना पड़ता। मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब राघव खुद चलकर डॉक्टर मेहरा के सामने आ खड़ा हुआ था तो डॉक्टर मेहरा उसे इतनी आसानी से बचकर निकलने देने वाला नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाया और यहाँ राघव पर्ची कटवाने के बाद तीसरी मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेशन रूम में आ जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस बूढ़े की तबीयत गंभीर तो नहीं है। जैसे ही राघव उस बूढ़े की ओर बढ़ता है, वह ये देखकर अचानक रुक जाता है कि उसके हाथ पर फिर से सफेद रोशनी जगमगाने लगी है। ये तो फिर से। राघव एक पल के लिए रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े से दूर हटता है, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये बड़ा ही अजीब है, हो ना हो इस रोशनी का कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है इस बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन क्या? उद्धरण चिन्ह क्या है इस बूढ़े आदमी और राघव के बीच का रिश्ता? क्या पता कर पाएगा राघव? अब क्या करने वाला है मेहरा राघव के साथ? क्यों सपने हुए दर्द राघव को सच में भी हुआ? कैसे आए वो निशान उसके हाथ में? क्या है उस सपने में दिखने वाले आदमी का राज? कौन है वो आदमी? 8 रोशनी का राज, एपिसोड 8 रोशनी का राज।
राघव एक पल के लिए रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े से दूर हटता है, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। राघव खुद से कहता है, ये बड़ा ही अजीब है, हो ना हो इस रोशनी का कुछ न कुछ रिश्ता जरूर है इस बूढ़े आदमी के साथ। लेकिन राघव सोच ही रहा था कि तभी वहां मौजूद डॉक्टर राघव को आवाज देता है, एक्सक्यूज मी, आप इनके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, ये रास्ते में बेहोश पड़े थे, मैं तो सिर्फ इन्हें अस्पताल लेकर आया हूं। और हाँ, ये लीजिए बिल की रिसिप्ट। राघव ने बिल की रिसिप्ट डॉक्टर को देते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर ने राघव को कहा, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से यह बेहोश हो गए थे, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप चाहे तो तब तक इनके पास यहाँ रुक सकते हैं। कुछ ही देर में उसे बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलते हुए पूछता है, मैं कहाँ हूँ? अंकल, आप अस्पताल में हैं, केमिस्ट की दुकान के बाहर आप बेहोश हो गए थे तो मैं आपको अस्पताल ले आया, राघव बोला। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, क्या आपके पास अपने परिवार में से किसी का फ़ोन नंबर है? मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ ताकि वो आपको लेने आ जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें फ़ोन करने की, वो लोग बहुत व्यस्त हैं, उनके पास मेरे जैसे बूढ़े आदमी की देखभाल करने का समय नहीं है। उस बुजुर्ग ने गंभीरता के साथ राघव के सवाल का जवाब दिया, जिस पर राघव ने सोचा कि अगर उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया तो वह घर कैसे जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने राघव की आंखों में चिंता भांप ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, एक नंबर है, उस पर कॉल करो, उन्हें कहो कि मुकेश ओबरॉय अस्पताल में एडमिट हैं। राघव ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ किसी युवा महिला ने फोन उठाया, हेलो, मैं सिटी लाइफ हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, आपका नंबर मुझे मुकेश ओबरॉय जी ने दिया है, वो यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? फोन पर राघव की बात सुनकर वो युवा महिला चिंतित हो गई और कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गई। सर आप ठीक तो हैं? महंगा फॉर्मल सूट पहने और हाथ में पकड़ी फाइल के साथ ऑब्जर्वेशन रूम से अंदर आते हुए उस युवा महिला ने मुकेश ओबरॉय से पूछा। राघव थोड़ी देर में समझ गया कि मुकेश ओबरॉय कोई बहुत बड़ा आदमी है। उनके बारे में सारी बात पता चलने पर उस लड़की ने राघव को अपना नाम श्रेया बताया और उसे थैंक्स किया। श्रेया मिस्टर ओबरॉय की वकील और सेक्रेटरी थी। श्रेया, चेकबुक लाई हो? मुकेश ओबरॉय ने श्रेया से पूछा। श्रेया ने बिना किसी सवाल के चेकबुक निकाली। इसमें से तीसरे नंबर का चेक राघव को दे दो। ओबरॉय के ऐसा कहने के बाद श्रेया ने उस चेक पर कुछ नंबर्स लिखकर राघव का शुक्रिया अदा करते हुए दे दिया। ये आपके लिए, सर की मदद करे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघव ने देखा वो चेक 5 लाख का था। उसने तुरंत वो चेक श्रेया को वापस लौटाते हुए कहा, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। राघव बेटा, तुमने मेरी मदद की है और यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें पैसे वापस करूं, मिस्टर ओबरॉय ने उसे समझाया। राघव मुकेश ओबरॉय को कुछ समझा पाता कि तभी डॉक्टर मेहरा अंदर आया और बोला, रुक जाए, इस ठग को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। यह न तो कोई डॉक्टर है और न ही इसमें बीमारियों को ठीक करने की या लोगों को बचाने की कोई क्षमता है। ये सिर्फ लोगों को धोखा देता है और उनसे पैसे ऐंठता है। ओह डॉक्टर मेहरा, ये तो आप हैं। राघव ने पहली नज़र में लिफ्ट में उसे पर ध्यान नहीं दिया था। ये देखकर कि उसने कंपाउंडर के कपड़े पहने हैं, वह मुस्कुराया और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने कंपाउंडर के कपड़े क्यों पहने हैं? आप डॉक्टर से कंपाउंडर बन गए? कंपाउंडर ही सही, कम से कम मैं खुद कमा कर खाता हूँ, किसी औरत के कंधे का बोझ नहीं बनता, मेहरा ने जवाब दिया। क्या मतलब है आपका? इस भले लड़के के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुकेश ओबरॉय ने हैरानी के साथ डॉक्टर मेहरा से पूछा, जिस पर डॉक्टर मेहरा ने उन्हें राघव के पिता और राघव की घर जमाई होने की कहानी सुनाई। अपने मुंह से निकले हर शब्द के साथ डॉक्टर मेहरा जैसे गुस्से में पागल होता जा रहा था और वहीं मुकेश ओबरॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी वहां साक्षी चौधरी की आवाज आई, यहाँ से पुलिस को किसने फोन किया था? इस पर मेहरा ने कहा, मैंने फोन किया था आपको। यह आदमी एक ठग और धोखेबाज है जो खुद को डॉक्टर बात कर लोगों से पैसे ऐंठता है। इसे इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। डॉक्टर मेहरा ने अपना हाथ उठाकर राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम? ऑफिसर साक्षी ने राघव को देख चौंकते हुए कहा। वह राघव की सच्चाई जानती थी और आज सुबह मालती को उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देख वह ये समझ चुकी थी कि हो ना हो राघव डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन उसे पुलिस प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ता। इसीलिए वो चलकर उसके पास गई और बोली,
क्या मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट देख सकती हूँ? जी नहीं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, राघव ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा। सुना सुना आपने, इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। ये खुद कह रहा है कि ये डॉक्टर नहीं है। तो क्या ये इल्लीगल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं हुई? आप अभी के अभी से गिरफ्तार कर लीजिए। डॉक्टर मेहरा राघव को जेल भेजने को आतुर था। मुझे लगा था कि इतना सब होने के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं। अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। राघव अपनी सफाई में कुछ और बोल पाता कि तभी दरवाजे से अंदर आते हुए एक आदमी ने गंभीर मगर कठोर आवाज में कहा, तुम मदद के लायक नहीं हो डॉक्टर मेहरा। बाकी हॉस्पिटल्स की तरह मुझे भी तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए था। सिटी लाइफ एक छोटा सा हॉस्पिटल है और यहाँ मैं किसी तरह का ड्रामा नहीं चलने दूंगा। अपने बदले में तुम अंधे हो गए हो। बिना जाने बिना पूछे तुम कह रहे हो कि इस अस्पताल में एक डॉक्टर बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहा है। क्या इससे मेरे अस्पताल की बदनामी नहीं होगी? प्लीज लीव। ठीक है, चला जाऊंगा डॉक्टर सिन्हा, लेकिन इस जाली झोला छाप डॉक्टर राघव को जेल भेजकर। ऑफिसर आप इसे गिरफ्तार कीजिए, डॉक्टर मेहरा गुस्से से बोला। तभी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की है। मैं सिर्फ मिस्टर ओबरॉय को अस्पताल लेकर आया, मैंने इनका इलाज नहीं किया। और आप चाहे तो यहाँ के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ही इज राइट, मिस्टर ओबरॉय का इलाज मैंने किया था, डॉक्टर सिन्हा ने जवाब दिया। आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल, राघव, साक्षी ने राघव से कहा। इट्स ओके, ऑफिसर साक्षी, आप बस अपना काम कर रही थी। ऑफिसर साक्षी को एहसास हुआ कि वह एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हुई है, इसलिए उसने राघव से माफी मांगी और वहां से चली गई। डॉक्टर सिन्हा ने भी राघव और मिस्टर ओबरॉय से माफी मांगी और वहां से चले गए। इंस्पेक्टर साक्षी और डॉक्टर सिन्हा के जाने के बाद राघव ने अपनी विद्या के बारे में मुकेश ओबरॉय को बताया। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो विद्या है उससे लोगों का इलाज करता हूं। काम डॉक्टर का है लेकिन कोई डिग्री नहीं है, जो गलत है, लेकिन जब लोगों को मेरी जरूरत होती है तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तुम एक अच्छे इंसान हो राघव, तुमने नहीं सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि यहाँ तक मेरे साथ अस्पताल भी आए। मैं चाहता हूँ तुम ये चेक रख लो, वो बोले। नहीं नहीं मिस्टर ओबरॉय, ये बहुत ही बड़ी रकम है, मैं यह नहीं ले सकता, राघव ने कहा। मुकेश ओबरॉय ने कुछ सोचकर कहा, चलो ठीक है, मैं ये चेक वापस ले रहा हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओबरॉय की बात सुनकर श्रेया और राघव दोनों सोचने लगे कि आखिर मुकेश ओबरॉय किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो तुम एक भला काम कर रहे हो, लोगों का इलाज करना, उनकी मदद करना हर कोई नहीं कर सकता ये, लेकिन बिना डिग्री के इलाज करना तुम्हारे लिए खतरनाक है और समाज के लोग भी हो सकता है कि तुम पर उंगली उठाएं। मैं चाहूंगा कि इस समाज में तुम्हारे इस काम को लोग जाने, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, इसलिए उसके लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। श्रेया, राघव के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस के ग्राउंड्स पर एक सर्टिफिकेट तैयार करवाओ। वो सर्टिफिकेट इस शहर के सबसे बड़े अस्पताल अप्रूव करवाकर राघव को भिजवा दो। उसके लिए राघव को जो एग्जाम हो वो भी करवा देना ताकि कोई उसकी काबिलियत पर सवाल न करे। मुकेश ओबरॉय शहर का जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े कनेक्शन थे। और राघव के लिए एक नया चेक बनाओ 50,000 रुपये का, जिसके लिए ये मना नहीं करेंगे। फिर राघव की तरफ देखकर कहा, है ना राघव, प्लीज मना मत करना। जी सर, हो जाएगा, श्रेया ने कहा। राघव ने मेडिकल सर्टिफिकेट का नाम सुना तो वो उनकी हेल्प लेने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ तो भविष्य में कोई भी उसके डॉक्टर होने पर सवाल नहीं उठाएगा और वो खुलकर लोगों की सहायता कर पाएगा। इसलिए उन्हें राघव ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर ओबरॉय। फिर श्रेया ने 50,000 रुपये का चेक और उसके पीछे अपना फोन नंबर लिखकर राघव को दे दिया। अस्पताल से निकलने के बाद राघव ने देखा कि उसके हाथ के पीछे चमत्कारी रोशनी भी अब बुझ चुकी थी। उसे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा जल्द ही इसका पता लगाना होगा। शाम को इन पैसों को कैश करवाकर राघव ने अपने घर का नया दरवाज़ा बनवा लिया। दरवाज़ा लगवाने के बाद जैसे ही राघव आराम करने के लिए सोफे पर बैठा ही था कि इतने में उसके दोस्त लकी का फ़ोन आ गया। यार राघव, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। मैंने सुना तेरे पिताजी घर आ गए, मैं तेरे घर की तरफ ही आया हुआ हूँ। चल आज कहीं बाहर पार्टी करते हैं, तेरे पिताजी की न्यूज़ कहीं सेलिब्रेट करते हैं। लकी राघव के कॉलेज का दोस्त था और कॉलेज के बाद अपने पिताजी की सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था।
राघव के पिता सुरेश के एक्सीडेंट के बाद लकी ने ही राघव को अतुल अग्रवाल के यहाँ गार्ड की नौकरी लगवा कर दी थी। राघव ने अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत के चलते लकी को भी फोन किया था, जिस पर उसका कोई जवाब नहीं आया था। पर चाहे राघव के कंधे पर हजारों जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वह था तो आखिर 22 साल का एक लड़का ही। और पिछले 6 महीने से जो कुछ हो रहा था उसके बाद पहली बार राघव ने चैन की सांस ली थी। राघव ने एक पल सोचा और फिर बोला, चल ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो चलते हैं। ग्रेट, मैं 10 मिनट में तेरे घर आ रहा हूँ तुझे लेने, तैयार रहना, लकी ने एक्साइटेड होकर कहा। कुछ ही देर में लकी राघव को लेने उसके घर आता है और वो दोनों लकी की कार में बैठकर कबाना क्लब आते हैं। तभी राघव क्लब के अंदर जाने से पहले ही रुक जाता है। क्या हुआ राघव, तू रुक क्यों गया, चलना। हालांकि राघव के पास रुपये थे, लेकिन क्लब इतना महंगा था कि उसके बावजूद भी वो पैसे यहाँ कम पड़ते। क्लब कबाना शहर का जाना माना क्लब था, वहाँ सिर्फ दिल्ली के अमीर और पावरफुल लोग आया करते थे। लकी ने राघव के सर पर शिकन की लकीरें देखते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस क्लब में जो सिक्योरिटी है वो हमारी कंपनी की है, तो यहाँ पर अपना एक पैसा भी नहीं लगेगा। डोंट वरी, आजा चलते हैं। लकी की बात सुनकर राघव निश्चिंत हो गया और दोनों क्लब के अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग अंदर गए, राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। चमचमाती लाइट्स, पैरों को थिरकाता म्यूजिक और एक से एक सुंदर चेहरे। क्यों राघव, कैसी लगी जगह है ना कमाल की, लकी ने पूछा। हाँ यार, जगह तो बहुत कमाल की है, राघव ने कहा। दोनों ने कुछ ड्रिंक और खाना ऑर्डर किया और एंजॉय करने लगे। तभी राघव के फोन पर किसी लड़की का कॉल आया। हेलो राघव, मैं स्नेहा। स्नेहा की आवाज सुन राघव थोड़ा सरप्राइज था। भला स्नेहा क्यों उसे फोन करेगी। लकी, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। राघव बहाना बनाकर कॉरिडोर से होता हुआ बाहर स्नेहा से बात करने के लिए निकल गया। हाँ स्नेहा, बोलो, तुमने मुझे फोन किया, सब ठीक है, राघव ने पूछा। हाँ सब ठीक है, क्यों मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती, आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ, स्नेहा ने राघव को छेड़ते हुए कहा। राघव कुछ और बोल पाता कि तभी कॉरिडोर में बने कमरों में से एक दरवाजा खुला और एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर आकर गिरी। मुझे जाने दो, मुझे बचाओ, कोई है। आखिर कौन थी ये लड़की, अब क्या करेगा राघव, क्या आने वाली